Hello, everybody. Hello, Dr. Kamran. Let me Hi. give a quick introduction about Dr. Kamran because he actually deserves a very big introduction. So, welcome, Dr. Kamran. Thank you. Dear participants, Dr. Kamran is a clinical psychologist who has done his master's in consciousness studies and a PhD in Eastern spirituality from California. He has worked in different parts of the world with the United Nations for almost 20 years, but his focus was always Asia. Dr. Kamran is also an author and a writer of 4 books, and we are very fortunate to have Dr. Kamran with us to celebrate the Father's Day with the members of the Martin Women Council and all the participants that are participating today. As I said earlier, he's a psychologist with 20 years of experience with the UNO as a staff counselor. He's an expert in gender-based and youth issues. Again, an author of 4 books. He's a YouTuber also. Dr. Kamran Ahmed will be discussing the important topic today, a very important topic for us, fathering in South Asian culture. Probably a topic itna discuss hota nahi hai, so we need a lot of discussion. It's a good thing we're discussing it today. In his words, in Dr. Kamran's words, the price that South Asian men pay for patriarchal power and privilege, often the traits he's told to excel in to compete in the public life, are opposite of one needs to have a healthy heart relationships at home. Typical emptiness in the life of a South Asian father, especially towards the end. The changing and healthier roles of fathers today and honoring our fathers. Thank you so much, Dr. Kamran, for giving us the privilege to be here today, and over to you. Great. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you. सारे लोग आपकी मैंने एक पहले सेशन अटेंड किया हुआ है, हाँ, और आज मैं बोलूँगा और this is fun. And I'm glad कि बहुत सारे लोग बीच में फयाज बाकर साहब और लोग और डॉक्टर फौजिया सईद और मलिया, ये दोनों मेरी बहनें हैं और इनकी बहुत सिग्निफिकेंट अहम जगह है मेरी जिंदगी में. ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि दोनों साथ शामिल हैं. और कोई और भी शामिल है, वो नजर आ रहे कौन नाम? अफशी भी है, बिल्कुल उसकी तस्वीर नहीं आ रही. अफशी भी है बिल्कुल. अफशी मेरी वाइफ है, इनकी भी बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में. अच्छा, तो गुड. हाँ फयाज की. अच्छा, तो जनाब इस पे हमारी नहीं होती वाकई सही, जैसे भी शोभिया ने कहा कि बात कम होती है और माओ के पैरों के नीचे क्या है और सारा उसका जिक्र बहुत ज्यादा, कुर्बानियां और उसका. लेकिन बाप क्या कर रहे होते हैं, कहाँ होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनका जिक्र कम होता है. मैं भी पिछले दिनों मेरे फादर अपने 99 साल की 99th ईयर में थे, तो ही डाइड, पास्ड अवे. 2-1 महीने हुए, 2-3 महीने हुए. तो उनके लिए मैंने कुछ साल पहले एक ट्रिब्यूट सा लिखा था, जो उस्मा ने कहा कि वहां से शुरू करेंगे बात को. ट्रिब्यूट ऐसे मैंने अपनी बहन फौजिया से सीखा हुआ है कि आप जिनको ऑनर करना होता है जिंदगी में, ट्रिब्यूट्स देने होते हैं, तो उनको उनकी जिंदगी में करना चाहिए. मरने के बाद ट्रिब्यूट जो है ना, वो देर हो जाती है. जो करना है उनकी जिंदगी में. तो ये जिस तरह ये तो बड़े बड़े जो लीडर्स, एतजाज एहसन और रजा रब्बानी और आहिर रहमान साहब वगैरह को इसने उनकी लाइफ में फैमिलीज के सामने, तो मैंने भी इससे सीख के मैंने कहा अपने फादर को, अपने वालिद को हमने सारी उम्र अपनी अम्मी की आंखों से देखा. यानी उनकी जो अच्छी बातें, बुरी बातें, वो समहाउ उनकी तस्वीर जो बनी, वो हालांकि हमेशा आसपास ही होते थे, लेकिन वो हमेशा अपनी अम्मी की आंख से. तो वो और ना ऐसे बुराई नहीं करती थी, लेकिन चलते चलते में जो हकीकत हम पे ना जाहिर करती रहती थी, रिपीट करती रहती थी.
कि देखो तुम्हारा बाप बेचारा बड़ा ही सीधा है, सारी उम्र इसके साथ के लोग किधर से किधर निकल गए, या ये कि पैसे ना जोड़ने नहीं आए, सीधे हैं, उनको नहीं समझ आती पैसों की, बिल्कुल इन्हें समझ नहीं है, सारी उम्र को जोड़ नहीं सके। तो कुछ ना कुछ बात ना इनडायरेक्टली वालिद साहब के बारे में वो हमारी, दैट बिकेम रियलिटी फॉर अस। तो हमने उनको हमेशा अम्मी की आंख से देखा, और पता भी नहीं था कि अम्मी की आंख से देख रहे हैं, लेकिन दैट इज हाउ इट वाज। बड़े बाद में हमें एहसास होता था, अब हम आपस में कभी कभी बच्चे जिक्र करते हैं कि हमारा कितना अजीब वो स्क्यूड सा एक एक इम्प्रेशन था अपने वालिद का, जो जो जैसे वो चाहती थी ना, जरा जरा, अगेन झूठ नहीं था, बुराई नहीं थी उनकी, लेकिन जरा सा एक एंगल होता था हर बात में, तो उनकी उनकी नजर से। तो फिर जब खुद से देखना शुरू किया तो, और फाजिया की जो बात के जिंदगी में लोगों को बताना चाहिए कि आपकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, आपकी क्या जगह है, तो फिर मैंने वो लिखा। तो वो उस्मा ने कहा कि उससे शेयर करो, उससे शुरू करते हैं बात को। तो ये जैसे मैं अपनी अम्मी का कह रहा हूँ, वो जरा सा एंगल देती थी। बहुत सी मैंने देखा है बीवियों को कि वो और कुछ नहीं तो वो कहेंगी कि आ, बाप आएगा ना तो दसांगी, कि बाप आएगा ना उसको मैं बताऊंगी, अब आने दो जरा बाप को। तो वो एक हवा जैसा क्रिएट हो जाता है या कुछ। तो बंदा कहता है भी आपको डिसिप्लिन करना है तो खुद करे ना बाप आएगा तो उसको उसको हुआ, आ मेरा पुत्र, जब प्यार करना हो, जब भी मारनी हो तो फिर मेरे पास आ, और जब डिसिप्लिन करना होगा तो बाप को बताऊंगी। तो एक एक वो एंगल जो हो जाता है, तो मुझे हुआ कि नहीं, डायरेक्टली हमें वी शुड एक्नॉलेज हिम, उनको बताना चाहिए कि हम आपको कैसे देख रहे हैं, और उनको आके खोल के खुद से देखना चाहिए। वो बहरहाल मैंने लिखा, और फिर वो किसी दोस्त ने कहा कि ये तो हर दूसरे घर की कहानी है, इसको फेसबुक पे हमारे साथ भी शेयर करें। फिर बाद में मैंने वो जो किताब ये जो थी ना, सिनर्स, मर्दों पे अंडरस्टैंडिंग मेन पे, उसमें भी मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पढ़ के हमें ऐसे फील हुआ कि जैसे हमें भी अपने बाप को इस नजर से देखना। तो आपको पढ़ के सुनाता, और फिर हम आगे बात शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा मैं बोल लूंगा, फिर सवाल जवाब कमेंट्स पे, फिर आई वांट टू हियर। ये था ऑनरिंग आवर फादर्स, अ हीरो विद अ डिफरेंट फेस। तो मैं लिख रहा था कि आई ग्रू अप विद मार्वल कॉमिक्स, आई लव्ड सुपर हीरोज। थॉर वाज माय फेवरेट। थॉर नहीं था वो जो थोड़ा पकड़ के वो, थोड़ी पकड़ के वो आजकल मशहूर हो गया। थॉर वाज माय फेवरेट। When I grew up, I got to know Joseph Campbell and read the hero's journey. These were people who mostly men. These were people mostly men who left their homes, traveled to far off places in search of adventures and quests, fighting dragons and monsters, risking their own lives, and returning home with the treasure or the fair maiden, or having saved all of humanity. I grew up wanting to be more like these marvelous heroes. मेरा ना रोल मॉडल आपके वो हीरोज होते हैं जो बाहर जाते हैं, जंगी करते हैं, पता करते हैं। My own father, however, was nothing like these heroes. Day after day, he used to go to his job and return home tired. Working for Pakistan International Airlines, he would go to the airport to do his shifts, his repetitive, tiresome work endlessly, on and on. उनका काम चलता था. He would make sure that the planes are airworthy. That was all there was to his job. And he continued doing it year after year after year for almost 40 years. एक ही काम repetitively. I wondered, how could he live a life like that? So repetitive, so boring. Was there really no spark in him? Was there no desire in him to go off on adventures, taking risks, meeting monsters, meeting fair maidens? He seemed nothing like the heroes that I admired. अपने दिमाग में एक वो असली हीरो की जिंदगी होती है, ये क्या मेरे बाप की जिंदगी, दिन रात वही बोरिंग रेपिटेटिव काम। ये जब मैंने लिखा तो my father was 95 years old. Over the last few years I wrote
as I pieced together his youth from his own recollections, उनसे directly मैंने फिर सुनना शुरू किया. हम लोगों ने बैठ के भी made sure कि हमारी बातचीत होए, क्योंकि ना आमतौर पे हमारी जिंदगी अम्मी के कमरे में गुजरती थी. हमारा मिलना जुलना जो है शाम को सारा सारा दिन जब भी टाइम होता तो अम्मी के कमरे में बैठ जाते थे. तो वालिद साहब भी कभी शाम को फिर वो उधर ही आके ज्वाइन कर लेते थे, डिनर हम इकट्ठे कर लेते थे. लेकिन एक जो सेंटर होता है ना जिंदगी का, वो अम्मी का कमरा ही होता था. फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ टाइम गुजारना शुरू किया, वन ऑन वन. फिर उनकी कहानियां पूछना. तो इतनी कहानियां, अभी रोज की बात उनको याद नहीं होती थी नाश्ते में क्या खाया है, लेकिन पुरानी बातें सारी याद होती थी. फिर वो उन्होंने बतानी शुरू की. तो वी स्टार्टेड पीसिंग टुगेदर हिज लाइफ from his own recollections and stories from extended family से पूछना शुरू किया. And I realized that before marriage, he had medals from FC College Lahore in swimming, in diving, in boxing. पतले से होते थे लेकिन वो featherweight boxing के उनके पास medals थे. And marksmanship, शिकार का बहुत शौक था. Even after his marriage, he used to love driving jeeps over sand dunes in his first job in the Thal Development Authority. रेगिस्तान सी जगह थी लेकिन उसमें वो जीपें लेके कॉन्स्टेंटली उनका वो होता था कि उनको जंप करवाना है वगैरह वगैरह. अच्छा, ये साइड हमें बिल्कुल नहीं नजर आई. But then came the children and the responsibilities. Then came the need to provide a safe and secure environment to raise a family and to raise his children. The need for a steady flow of resources, a steady income to provide the best he could for his family. ठीक है ना, वो जवानी के दिन और थे, फिर ऐसा ऐसा आपके बच्चे होते हैं, फैमिली बनती है. I was the last child. By the time I came, the jeeps were all gone. They were replaced by a family car, a Volkswagen. वो जो बीटल होती थी ना गोल सी, वो बीट अप जैसी Volkswagen थी. That's what I saw him driving. And the driving and the boxing were replaced by the night shifts at the airport. He would come home tired, but then would lie down with my sister and me on his two sides. हम छोटे दोनों होते थे फौजिया में. एक तरफ वो होती थी कंधे पे, एक तरफ मेरा सिर होता था, और बीच में वो होते थे हमें कहानियां सुना रहे. He would often get sleepy and the story would stop making any sense. We would laugh and wake him up again and again. We would tell him what he was saying, and he would laugh with us and continue with the story again. There was no annoyance. There was no annoyance from his side. Never. He never told us that he loved us, but he never really had to. We always knew. Always. He worked day shifts and he worked night shifts, making sure there was always money to pay our fees and always food on our table. And making sure there was money left over for fun projects and vacations and Time Life books. वो बड़ी-बड़ी books होती नहीं, सारा वक्त Reader Digest और Time Life books order करते रहते थे. अम्मी नाराज होती रहती थी कि इन चीजों में पैसा खर्च करते हैं. And he would always make sure कि नहीं, असली पढ़ाई classroom में नहीं होती, मंगवाने दो. तो महंगी किताबें मंगवाते रहते थे. It was only towards the evening of my life. It is only now towards the evening of my own life that I realized that there are many different kinds of heroes. There are the flashy and glitzy heroes that I looked up to in my youth. But then there are the silent and discreet heroes who sacrificed so much of what they liked to do, of what they wanted to do, for the sake of others they love. उनकी खातिर वो अपनी चीजें छोड़ देते हैं. They do not live out all of their dreams so that those they love can realize theirs. It is their quiet sacrifice day after day, year after year, that turns them into heroes who have the courage and the devotion to live their lives for others. अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जिंदगी. आगे मैंने छोटा सा ये जब मैंने लिखा तो कुछ देर पहले PIA का एक जहाज क्रैश हुआ था. तो मैंने लिखा कि as is common with us humans, it is when things fail that we appreciate what it takes to keep them functioning. I was reminded of the quiet heroics of my father and many others like him,
when a PIA plane recently went down, killing scores of people. But what if he was not in engineering? एक तो होता है engineering कि वो पेज पुर्जे, they make sure कि जहाज ठीक है. What if he was not in engineering? What if he was a janitor? What if he was in accounts? All those men who work honestly, all those men and women, I guess, who work honestly day and night to make sure that the systems run, systems that we count on, systems that we rely on, systems that sustain our lives. They are the quiet heroes of our lives. और आखिरी दो lines की, so I honor my father not for being a Marvel kind of a hero, but for knowing what it takes to put someone else's needs and someone else's welfare above his own. For knowing how to sacrifice. For watching a little bit of himself die every day so that others may live their lives to the fullest. ठीक है ना? अपनी जिंदगियां उन्होंने अपनी शौक वो पीछे रख देते हैं, but they make sure कि डॉक्टर फाजिया और मलिया इस तरह के लोग दुनिया में छोड़ के जाए, है ना, जो पॉसिबल ना होता अगर वो अपना शुगर में लगे रहते. तो ना सैक्रिफाइस जो हम रिकग्नाइज नहीं करते, तो ये वो उनके लिए मैंने वो बड़े अच्छी तरह से, मलिया उस वक्त उनके पास थी, फाजिया होती थी साथ मलिया, तो मलिया ने उन्हें पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने कहा इसको एनलार्ज करके ना मुझे इसका प्रिंट आउट निकाल देना. तो वो उसने एनलार्ज करके प्रिंट आउट निकाल दिया ताकि पढ़ना आसान हो, फिर उसको फोल्ड करके तो अपने तकिए के नीचे रख लेते थे. तो मैं जब उन्हें विजिट किया नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान, तो वो तकिए के नीचे से निकाला, फिर बड़ी सारी स्माइल के साथ उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो तुमने तो कुछ ज्यादा ही लिख दिया. तो लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट सीइंग दैट साइड ऑफ आवर फादर्स कि कुर्बानी वो भी देते हैं, वो अपनी कुर्बानी की बात नहीं करते हमसे, क्योंकि उन्होंने शायद दिल के लेवल पे बात करना सीखा ही नहीं होता. एक होता है ना आप हार्ट लेवल पे दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आई लव यू वगैरह तो हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं, हमारे बापों ने तो हमें नहीं कहा इस तरह की बातें. लेकिन वो ना उनकी एक एक चीज में छलकती है वो चीज. आप वो लफ्जों में नहीं कहते, लफ्जों में कहना आता ही नहीं. दिल का रिश्ता, प्यार की बातें, वो हमेशा जब फिक्र भी होती थी तो हम ट्रैवल करते थे ना, तो कहते थे कि अच्छा बेटा जैसे ही पहुंचो तो इतला दे देना, तुम्हारी अम्मी को फिक्र रहती है. अब हमें पता है कि हमारी अम्मी को पता भी नहीं होता था कि कितने बजे फ्लाइट चली, तो कितने बजे पहुंची, लैंड की नहीं की. वो कहती नहीं खूब मसला होगा तो पता लग जाएगा. लेकिन ये कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे परेशानी होती है या मुझे बता देना, तो अम्मी को इतला कर देना, उसको फिक्र रहती है. फिक्र ज्यादा हमको होती थी. लेकिन ये कहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, मुझे तुम याद आते हो, या कुछ खत लिख दिया करो, बेटा अम्मी को खत लिख देना, फिर फोन कर देना, फिर फोन पे भी दो बातें कि बस ठीक हो, अच्छा शुक्र है, अच्छा ये अम्मी से बात करो, फिर आगे अम्मी को बाकी आधा घंटा मम्मी से बात करते थे. तो ना बापों को अक्सर दिल का रिश्ता बनाना और इजहार करना, चाहे वो कम्युनिकेशन इन जनरल हो, सवाए ये कि सियासत, मजहब, इक्तसादियात, इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें वो मर्द बैठ के करते हैं, लेकिन प्यार की बातें, दिल के रिश्ते जोड़ना, ये चीजें ना हमें सिखाया नहीं, संभाव सीखे हुए नहीं होते हम लोग. फिर मैं जब किताब लिखी तो मैं सोचना शुरू हुआ कि क्यों नहीं हम सीखे हुए होते, ये क्या वजह है. उसी घर में ही मेरी बहन भी होती है, मैं भी होता हूँ. क्या वजह है कि एक जो है वो अपना सोच का इजहार करने में बहुत बेहतर हो जाती है, हम पीछे रह जाते हैं संभाव. जज्बात का इजहार करने में एक बहुत बेहतर होगा, हम लोग जरा पीछे रह जाते हैं. तो इसकी क्या वजह है कि मुआशरे में हम लोग इतने पीछे रह गए इन चीजों में. तो फिर बात की समझ कुछ ये आती है, जो मैं आपका ऐसे 2-3 पॉइंट्स में करूंगा. कोई मुश्किल वाली बातें नहीं है, ये रोजमर्रा की बातें हैं, एक्सपीरियंसेस जो हम सारों ने देखे हुए हैं अपने घरों में ना, कोई वो एक्सपीरियंसेस हमें.
उनको जोड़ना जरूरी हो जाता है कि ये तस्वीर कैसे बन जाती है जो जो जिससे हम सफर करें, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे राज क्या है। तो हमने मर्दों को इस्तेमाल करना होता है। देखिए मुआशरे में औरतों की और उनको भी बेचारियों को लिमिटेड सी चीजें कहा होता है, तुमने ये चीजें तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर मर्दों की भी उतनी लिमिटेड, बड़ा टाइट सा एक सर्कल होता है जिसमें उन्हें फिट होना होता है जिंदगी में। उनकी मेन जिम्मेदारियां हैं क्या। एक होता है कि तुमने फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, डिफेंडर वो वाला जो रोल होता है ना, पुलिस के लोग, फौज के लोग, जो फिजिकली मुश्किल किस्म के काम होते हैं, चाहे वो पुल बनाने हो, ऊपर चढ़ के 50 फुट पे वेल्डिंग कर रहे होंगे, या बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, या ईंटों के वो उठा के वो 4वीं मंजिल पे जा रहे होते हैं, कोई सेफ्टी नेट्स नहीं होते हमारे इलाकों में, साउथ एशिया में। या उनको ऑयल रिग्स में काम कराना होता है, या उसको कोयले की माइन में डालना होता है, या इस तरह के काम जो जो मुश्किल काम है, और वो काम जो घरों से दूर है, तो ना उनको हमने दूर भेजना होता है। कई दफा तो सीधा दुबई भेज देते हैं, सऊदी अरब भेज देते हैं, जाओ जाके काम करके आओ। दूसरे मुल्कों में, यूरोप में भेज देते हैं। यहाँ की जिंदगियां और तरह की हैं, जरा इधर फैमिलीज भी, फैमिली लाइफ भी है, लेकिन बड़ी बड़े मुश्किल माहौल में वो रहते हैं। हमने उन्हें घरों से, फैमिली से दूर भेजना होता है। अगर वो प्यार की बातें घर में क्या लड़कियों की तरह बैठ के बातें करते रहते हो, जाओ निकलो बाहर, लड़कों की तरह रफ टफ हो जाओ, ठीक है ना। उन्हें हम पुश करते हैं कि उस तरह की चीजें करें, क्योंकि हमें पता है कि कल को अगर इसका दुबई का वीजा आ गया, इसके चाचे ने लगवा दिया, तो दे विल बी नो डिस्कशन कि जाना है कि नहीं। वो कहे जी मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता, दुबई में नौकरी बड़ी अच्छी लगी है, वीजा आ गया है, सारे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। एंड नो वन वुड से कि तुम्हारा जाने को दिल करता है वैसे दुबई, कि दिल करता है कि अपने बेटे के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, कि यहीं पे रहने को दिल करता है, दुबई जाना है नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन। ना सिर्फ उससे कोई और नहीं पूछेगा, वो खुद अपने से नहीं पूछेगा। यानी ये सवाल भी उसके दिमाग में आइडियली नहीं आना चाहिए कि मेरा दिल दुबई जाने को करता भी है कि नहीं। नो वन क्वेश्चंस। तो सारे मिठाइयाँ बांटते हैं। मैं वो बीच में मैंने कहानियां लिखी कुछ, मैंने दुबई कुछ साल यूएन के साथ ही था, तो उधर उधर आई वाज बेस्ड है। तो वहां पे अक्सर साउथ एशियन मर्दों के साथ बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से नेपाली मिल जाते थे वहां पे, तो गपशप लगती थी, वेटर्स होते थे, तो मेरा जिधर रूटीन में जाता था ना उनके साथ, फिर आपका एक रिश्ता बन जाता है। तो एक वेटर का मैं बीच में लिख रहा था, वो सलाम दुआ की हो जाती है बात, फिर तो इंडिया से आया हुआ था, तो उसने कहा कि मेरा जब ऐसे गप लगती है ना, फिर तो बेटे का बीच में जिक्र किया करता था, छोटा था उसका, 2 साल बाद इनको 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, टिकट और छुट्टी, एक घर में गुजार के, वरना कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती थी, सीधा काम करते थे। तो बेटे का जिक्र करता था कभी, तो कहता है जब मुझे वीजा लगा, मेरे उसके मामू ने या किस मामे ने बात किया, तो कहते सारों ने बड़ी मुबारक दी, सारों ने, तो मुसलमान था, इंडिया से आया हुआ। तो कहते हैं जी बीवी ने कहा कि देखा मैं तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत, जैसे होता है ना बरकत वाली, तो वो कि शादी हुई तो फिर मेरे तो फिर आगे ये वीजा शीजा निकल आया। He said कि no one question। शुरू में तो उसने किया, अपना खुद भी नहीं सवाल करता था, लेकिन एक दफा जब वो छुट्टी पे गया और वापस आया तो मेरी बातचीत हो रही, उससे छुट्टी से पहले उसका दिल कर रहा था कि पैसे इतने जोड़ लिए कि मैं वहीं पे दुकान डाल लूं, तो ना उधर दुकान कर लूंगा, वहां पे फिर साथ ही रहूंगा, तो अच्छा हो जाएगा उसका। एक उसका बड़ा था बेटा, एक उसका अब छोटा बेटा, जब ये लास्ट टाइम आया था तो उसके बाद पैदा हुआ था, इसने देखा हुआ नहीं था, तो इसने जाके, तो इसका बड़ा दिल करता था कि मैं वहां जाके उधर ही दुकान डाल लूंगा, उधर ही रहूंगा साथ। तो वापस आया तो वो तो आइडिया शॉट डाउन हो गया। उसमें बीवी ने भी कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे हालात क्या है, उधर इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई है, लोग तो मरे जाते हैं कि उनको वीजा लग जाए, तुम्हारा लगा हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत है, वहीं पे रहो। माँ बाप ने भी कहा कि उधर ही रहो,
बाप उसका इसी अरसे में रिटायर हो गया था, तो जिम्मेदारी एक होती है कि मैंने चलाना है, वहां पे पता नहीं दुकान चले ना चले, तो वो छोड़ छाड़ के बहरहाल वो जो छोटा बेटा इसके जाने के बाद पैदा हुआ था उसको भी मिला तो आ गया। तो मैंने कहा अच्छा बेटे से बात होती रहती है, कहता है जी मैं फोन पे अब करता नहीं बात। तो मैंने कहा क्यों नहीं करते? कहता है वो फिर मुझसे बात कर लेते ना, वरना चीजों में बिजी होता है, फिर मुझसे बात कर लेता है तो फिर उसको वो जैसे ना आपको याद आ जाती है, फिर वो कहता है उसके बाद वो फिर वो जैसे एक्ट आउट करते हैं बच्चे, तो कहते हैं जी उसको भी फिर याद आता है, तो बस अब यही जिंदगी है, तो मैं भी अब फोन पे उससे नहीं करता, बाकियों से बात हो जाती है, सब खैरियत है। हाँ जी। उसके बाद ही नेवर टॉक्ड अबाउट हिज सन। तो ना ऐसे और मुझे पता है कि किस तरह की जिंदगी है, ऐसे कहने में अच्छा लगता है कि वो बाहर मुल्क में रहता है। ये एक एक कमरे में इनका 3 बेडरूम का घर था, जिसमें 12 लोग रहते थे, एक एक कमरे में 2-2 बिस्तरे थे, और उसमें 2-2 शिफ्टें होती थी 12-12 घंटे की। जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी उधर इसी तरह काम करते हैं, वो 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे कमरे में होते हैं, उतनी देर उसी बिस्तरे का जो दूसरा होता है वो साथ काम करता है, तो एक बेड वो लेते हैं रेंट पे, उसमें वो 12-12 घंटे 2 लोग शिफ्टें लगा रहे होते हैं, कहते काम चल जाता है, जितने पैसे जोड़ते हैं वो वापस भेजते हैं। टैक्सी वाले से एक से मेरी बात हो रही है, उसने कहा जी मैं वापस जाता हूँ, तो वो बच्चे शुक्र है कि पैसे इतने हो जाते हैं, वो अच्छे स्कूलों में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अब वो मैं जाता हूँ तो उनको होता है कि दोस्तों वगैरह से नहीं मिलवाते मुझे, क्योंकि वो और तरह के स्कूल्स में और तरह के नेबरहुड में रहते हैं। अब ये बाप जो है ये टैक्सी चलाता है, बेशक दुबई में टैक्सी चलाता है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं शर्माते हैं मुझे वहां पे, तो बस इधर ही ठीक है, जिंदगी चल रही है। तो ना वो प्रिविलेज भी है कि देखो हम काम नहीं कर सकती, ये मर्दों को आज़ादी है, इनको ये फ्रीडम भी है, प्रिविलेज है, पावर है कि ये जहाँ चाहें काम करें, नौकरियां करें। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी देखते हैं तो इंसान कहता है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर लाइफ। जिस तरह की आप एक बिस्तरा 2 लोग शेयर कर रहे हैं, शिफ्टें लगी हुई हैं, कमा कमा के भेजते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। ये भी मैं अपने बाप की तो भी बहुत अच्छी वाली जिंदगी बता रहा हूँ, बहुत बहुत रगड़ा भी बाप लगाते हैं। तो उसकी जिंदगी का क्या मकसद है? कहने को उसके पास ये राइट भी है कि वो जॉब कर सकता है, पर मैं उसका उल्टा भी कभी पूछता हूँ, क्या उसके पास ये राइट है कि वो जॉब ना करे? हम कहते हैं ना कि देखो औरतों को तो ये राइट नहीं, उसके पास ये जो चाहे जिधर चाहे काम नहीं, उसका दिल करे तो उसको उधर ही काम करना होता है जिधर मोस्ट पेइंग जॉब हो। औरतों के पास फिर भी थोड़ा सा चॉइस होती है, पढ़ने के लिए उनके पास थोड़ी सी चॉइस होती है, वो आर्ट, पोएट्री, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मर्दों का आमतौर पे ये होता है कि जो मोस्ट वेल पेइंग किस्म की जॉब्स हैं उन्हीं के लिए पढ़ेंगे, अगर जॉब मिल जाएगी तो वो ना नहीं करेंगे, वो करेंगे वो वाली नौकरी जहां पे भी जाना पड़ेगा, जिस तरह की भी जान जोखों में डाल के, और जॉब करने की इजाजत है, लेकिन जॉब ना करने की इजाजत नहीं है। तो ना चॉइसेस तो फिर पावर, कहने को पावर भी है और फ्रीडम भी है, लेकिन ये कैसी फ्रीडम हुई? कई नौकरी करने की फ्रीडम है, तो नौकरी ना करने की अगर फ्रीडम नहीं है तो फ्रीडम क्या खाक हुई? तो जो मेन चीज मैं कह रहा था वो ये कि अगर आपने तैयार करना है किसी को कि वो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट वो सारा कुछ फैमिली जिंदगी अपनी छोड़ के उधर जाके 6 लोगों के साथ कमरा शेयर करके जिंदगी गुजारे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि बचपन से वो ये दिल के रिश्ते, लड़कियों की तरह घर में बैठ के बातें करते रहते हो, जाओ बाहर निकलो, तो आपको उनको फर्क तरह शेप करना होता है, क्योंकि उनसे आपको फर्क तरह के काम लेने हैं। यू डोंट वांट हिम क्वेश्चनिंग कि मैं जाऊं कि ना जाऊं दुबई या सऊदी अरब, नौकरी लगी है मैं जाऊं कि ना जाऊं। यू वांट टू मेक श्योर कि वो he'll ड्रॉप एवरीथिंग एंड he'll go। और उसका कोई, और अगर बीवी के साथ भी बहुत प्यार का रिश्ता, तो वो कहेंगी कि अब बीवी के घुटने से जुड़ा रहता है जान मुरीद किस्म का, बिल्कुल ही उसके नीचे ही लगा हुआ है, तो बीवी को छोड़, उसको वो अपना काम करे, बच्चे पाले, तो अपना काम कर। तो दे मेक श्योर उसको नेगेटिवली ऑलमोस्ट दे टॉक अबाउट इट, क्योंकि यू शुड नॉट बी ऐसे वो उसका हाथ पकड़ के बैठा रहता है ये साईं जैसा। तो बाहर निकल कर
अच्छा, ये वो चीजें जिनसे उनको रोका जाता है, एक्सप्रेशन, सोच का, आइडियाज के लेवल पे ठीक है, लेकिन इमोशनल वाला जो है, और उसके बाद रोने वोने की तो बहुत बात होती है कि उनको इजाजत नहीं, लेकिन उनको ना जरा इमोशनली रोक के रखा जाता है, रिस्पेक्ट। फिर ये कि फिजिकली अगर दूर जाना हो, मुश्किल मुश्किल काम करने हो, और उसके दिमाग में हो रहा हो कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं ये इतने बड़े पुल पे चढ़ूं कि ना चढ़ूं, अगर मैं गिर गया तो लेकिन यू डोंट, यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट अदर, अपनी सेफ्टी की ना कुछ, आपको जो करना होता है कर जाओ उस वक्त। तो आपको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं। सेंसिटिव जैसे मर्द हमें वारा नहीं खाते। बाद में कंप्लेन मुझे जो काउंसलिंग में आती है ना खवातीन, कि जी मेरा मियाँ इतना बड़ा, वैसे तो केयरिंग बड़े हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते लव। तो बंदा कहते खा के एक्सप्रेस करेगा लव, उसको बचपन से आपने थोड़ी लेके उसको उसको ट्रेन किया हुआ है कि तुमने बहुत क्लोज नहीं होना, कनेक्ट नहीं करना, हार्ट लेवल पे एक्सप्रेस नहीं करना अपने को। तो ही डजंट नो नाउ। अब आप कहते हैं कि 30 साल बाद वो मुझे आई लव यू नहीं कहता, एंड ही डजंट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। हैं तो वैसे बड़े अच्छे हैं, केयरिंग से हैं, लेकिन होता है ना जरा तो रोमांटिक, तो क्या खाक रोमांटिक होगा वो उसको चैनी थोड़ी लेके यू हैमर्ड इट आउट ऑफ हिज लाइफ। ये सारी जो क्लोजनेसेस होती हैं, एक वो हो गया। अच्छा, ये वो चीजें जो डेवलप नहीं होने दी जाती, पॉजिटिवली बाकायदा उसको जिन चीजों में इनकरेज किया जाता है, वो उसको बाहर सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए तो ट्रेन कर देती हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑपोजिट जो उसके इंटीमेट रिलेशनशिप्स, प्यार के रिश्ते, उनको बनाना, उनको संभाल के रखना, उसके रास्ते में आ जाती हैं चीजें। ये क्या होता है, जिस तरह क्योंकि उसको सक्सेसफुल पब्लिक उसमें करना है ना, तो आप आ, मेरा बेटा सबसे आगे निकल गया दौड़ में, फर्स्ट आ गया, पहाड़ी पे वो झंडा गाड़ के आया, नहीं चोटी पे चढ़ गया, सबसे आगे निकल गया। कॉम्पिटिटिवनेस एक होता है जो आप प्यार से साथ साथ मिलके, वो चीजें नहीं इनकरेज की जाती मर्दों के लिए। कंपटीशन हो, आगे निकलो, ऊपर चढ़ जाओ, सबसे ऊपर चढ़ जाओ, प्रमोशन लो, पता कर लो, मर्दाना वार मुकाबला करो तलवार निकाल के सबका। जो चीजें पॉजिटिवली मर्दों के लिए कही जाती हैं, वो रिलेशनशिप्स बनाने वाली नहीं होती, वो घर चलाने वाली, उस तरह प्यार से घर में तनख्वाह लाने वाली होती हैं। लेकिन जो जो प्यार के रिश्ते होते हैं, वो वाली चीजें नहीं हम इनकरेज करते मर्दों में। अब शुक्र है कि बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, जो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको इनकरेज नहीं किया था, उन ट्रेड्स को, जो रिलेशनशिप्स में, जो क्लोजनेस में, जो इमोशनल क्लोजनेस में चाहिए होती। तो मर्द ना, दे मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। फिर वो मेरे पास एक बैठे हुए रिटायर्ड थे अंकल से, खूब आई थिंक 78 के होंगे, तो ऑयल रिग्स पे काम करते थे, सारी उम्र वो करके आए। तो मुझे कहने लगे कि बहुत डिसेंट से, ऑलमोस्ट अफसोस होता है जब इतने डिसेंट से मर्दों से मिलो ना, तो बंदा कहता है कुछ तो किया आपने जिंदगी में, कुछ अभी कुछ कर लो। तो कहते हैं सारी उम्र गुजारी रिग्स पे, बीच में कभी मौके आए, खवातीन वगैरह थी, लेकिन दिमाग में बस एक था कि नहीं सीधा रहना है। घर में तो वो कई कई महीनों बाद चक्कर लगता था घर में उनके, बीवी बच्चे। तो अब वो रिटायर होके घर आ गए थे। तो कहते हैं कि मैं अ, बैठा रहता हूँ घर में, मुझे समझ नहीं आती क्या करूं, तो अखबार पढ़ता रहता हूँ। तो वो I've seen so many men जो बाहर लेके ना कोने में बैठ जाते हैं, कोने की तरफ मुंह करके वो अखबार पढ़ते रहते हैं या टीवी देख लिया। तो कहते हैं बच्चे आते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। तो जो होता है ना, पावर, प्रिविलेज, रिस्पेक्ट, वो सारा कुछ था, रिस्पेक्ट थी। कहते हैं इज्जत बहुत करते हैं, आते हैं मुझे बड़ी अच्छी तरह झुक के सलाम करते हैं, सलाम दुआ बाप को, उसके बाद अंदर चले जाते हैं अम्मी के पास, फिर आपस में बात करते रहते हैं। तो कहते हैं अब पिछले दिनों मुझे पता है कि मेरी बेटी का घर में कोई मसला चल रहा है। तो फिर जब वो चले जाते हैं, तो फिर मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि क्या हो रहा है इसकी जिंदगी। तो कहते हैं मुझे कभी बता देती है, कभी मुझे शक होता है कि पूरी बात नहीं बताती। लेकिन तो अब मैं सोच रहा कि मैं इनसे कैसे कहूं कि आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते।
तो लेकिन द फैक्ट इज कि ही डिडंट नो हाउ टू डू दैट, ना दिल के रिश्ते कभी इन्वेस्ट किया उस लेवल पे, ना समझ थी किस तरह से करते। अब जैसे मैं कह रहा हूँ आजकल चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन ना फिर उनकी जिंदगी को आप देखें तो उसका इंसान कहता है कि किस कदर खाली जिंदगी है, किस कदर फ्लैट जिंदगी गुजरी है। अब कहने को पावर, प्रिविलेज, मनी सब कुछ वो है, और पावर ऑफ डिसीजन ये वो, और रिस्पेक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नाराज हैं या कुछ, बड़ी अच्छी तरह सलाम करते हैं, पर उस सलाम को लेके वो कहाँ अपने सर में मारे। जिंदगी गुजारने के लिए तो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, वो मिसिंग है, जो जो आपको कहते हैं मैंने सारी उम्र गुजारी इनके लिए, अब वो मुझसे बात नहीं करते, लेकिन इज्जत बहुत है, रिस्पेक्ट करते हैं। सो ना ये चीजें हैं जो इंसान कहता है कि मर्दों की जिंदगी, बापों की जिंदगी, मर्दों की जिंदगी में और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन एक खाली खाली सी रह जाती है, एम्प्टीनेस की एक सेंस है, थिंग्स दैट रियली मैटर इन लाइफ, जो आपके कनेक्शंस होते हैं हार्ट, जिसके लिए सारी सारी जिंदगियां वो गुजारते हैं, सारी जिंदगी एक तरह से मैं कहूँ कुर्बान करते हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे दे हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने बच्चों को आगे कहीं पहुंचा दिया। लेकिन जो रिश्ता होता है ना, जो फिर एंजॉय करते हैं, आपने इन्वेस्ट किया है इतनी अपनी जिंदगी इन रिश्तों की खातिर, वो उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, एंड दैट्स सैड। मुझे लगता है कि जैसे ना मर्दों की जिंदगियां साउथ एशिया में, और ये मैं फिर मुश्किल टेढ़ी बात कहने लगा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मर्दों की जिंदगियां, साउथ एशियन मर्दों की, चाहे वो पाकिस्तान में भी बहुत वो कहते हैं कि उधर तो बहुत ज्यादा प्रिविलेज और पावर है और सारा कुछ, लेकिन औरतों की निस्बतन कहीं ज्यादा खाली होती है, कहीं ज्यादा बेमानी होती हैं। कंपेयर जब मैं करता हूँ अम्मियों की जिंदगियां और बापों की जिंदगियां, तो मुझे उनकी जिंदगी कहीं ज्यादा भरपूर लगती है, और कहीं ज्यादा जैसे होती है ना रिच लाइव्स, वो लगती हैं। भले हम लाख कहते रहे कि इनके पास प्रिविलेज नहीं है, वो प्रिविलेज जो होता है, जो पेट्रियार्की का है ना, सारा प्रिविलेज भी है और पावर भी है, तो वन सेज कि वो प्रिविलेज के पीछे कीमत क्या उससे वसूल कर रहे हो, उसको आपने आधा आधा इंसान उसकी चीजें दबा दबा के, उसको दूर कर करके, उसको इस्तेमाल कर करके, निचोड़ निचोड़ के, तो पीछे क्या छोड़ा है। मैं जरा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ शायद, दूसरी तरफ भी बहुत बहुत मुश्किलें हैं जिंदगी में, लेकिन ना जो लगता है कि पावर इन प्रिविलेज पेट्रियार्की में सारा कुछ तो मर्दों के पास है, इनको क्या मसाइल हैं, ऐसा है नहीं। मर्दों की जिंदगियां भी खाली होती हैं। मुश्किल ये है कि उनको खुद नहीं पता कि हमारी जिंदगी खाली है। मुझे लगता है कि मर्दों की जिंदगी ना जैसे औरतों से कहीं पीछे है। औरतों से आप पूछें तो आजकल दे आर एबल टू से, वो आपको बताएंगी कि जी ये इस चीज में हमने मार गए, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं था, हमें तो किसी ने ये इजाजत नहीं मिली, उसका हमें, दे आर एबल टू रैटल ऑफ कितनी सारी लिस्ट आपको गिनवा देंगे कि ये जिंदगी हमारी इतनी लिमिटेड रही। अच्छा मर्दों से पूछें तो कहें जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है जी, ठीक, अच्छी गुजर गई जी, बच्चे बच्चे मेरे बड़े अच्छे ठीक हो गए। तो वन, उनको ना खुद भी आर्टिकुलेट करना भी नहीं आता, कि आर्टिकुलेट करना तो एक चीज, वो शायद फील भी नहीं करते। अगर फील करते होते तो छोड़ के ना जाते दुबई, या 4-6 साल लगा आते, फिर आके अपना बिजनेस शुरू कर लेते, 20 साल ना लगाते दुबई में। तो खुद कभी इंसान एक्नॉलेज भी नहीं करता कि मर्द होने के नाते मैं क्या क्या चीजें गिव अप कर रहा हूँ। ये भी हम सिर्फ फैमिली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बात है, किताब में मैं रोमांस शोमांस ये वो और चीजों पे भी मर्दों की जिंदगियों के हवाले से, लेकिन फैमिली लाइफ का देखें तो मर्दों को खुद अक्सर इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मैंने कितनी बड़ी कीमत पे की है, ये जो कहने को पावर और प्रिविलेज मेरे पास है इसके लिए। तो अभी तक उन्होंने एक्नॉलेज करना, रिकग्नाइज करना भी नहीं शुरू किया। हमारी मर्दों की स्टार्टिंग लाइन बहुत पीछे औरतों से। बंदियां जो है ना ये आगे स्टार्टिंग पता नहीं किन चीजों में बहुत पीछे भी होगी, लेकिन ना वो एटलीस्ट उन्होंने रिकग्नाइज तो कर लिया कि गैप्स किधर है हमारी जिंदगी में। मर्द जो है वो खुशी खुशी आपस में बैठे पता नहीं क्या क्या बकवास आपस में बातें करते हैं। ओबामा को साल में ये करना चाहिए था, तो ट्रंप ने असल में जो ये किया ना ये बड़ा, एंड वन सेज कि यार इसका आपकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, हमें ये भी तो बताओ कि जो
सुबह आपके बेटे ने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, आपका दिल जो है वो कटा चला जा रहा है कि मेरे साथ ये, मैंने अपनी सारी उम्र, मेरा बच्चा मुझसे दूर, उसकी भी तो कुछ बात करो। वो कहे नहीं, ये असल में जो साल में इक्तसादियात, हमारे इकोनॉमिक्स जो है ना ये बड़ी, तो साल में उसको चाहिए था कि वो क्या करता अमेरिका के प्रेसिडेंट को, तो रशिया ने जो यूक्रेन पे, तो वन सेज कि फॉरगेट रशिया, वो भी करो बात, 100 दफा करो, लेकिन उसके अलावा कुछ अपने दिल की भी तो बताओ कि दिल तुम्हारे पे क्या बोझ है, क्या चीज है जो तुम्हें काटे चले जा रही है अंदर से। तो लेकिन वो वाली साइड ना मिसिंग होती है मर्दों की। आता ही नहीं, बात करना सिखाया नहीं होता, बचपन से रोका होता है, या लड़कियों की तरह बातें कर रहे हो, मर्द बनो, रफ टफ। रफ टफ भी कोई जिंदगी है जो फिर ना वो मेन चीजें जिंदगी से गायब हो जाती है। अच्छा चले, अब मैं बोली चली जा रहा हूँ, मैंने कहा था कि मिल मिल के करेंगे। कोई क्वेश्चंस कमेंट्स? जी, मैंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी 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 उस्मान। तो कल हमारा विमेन स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप थी, तो हाँ वहाँ औरतें ये बात कर रही थी, और आई एम ग्लैड कि उनमें से कुछ ने अभी ज्वाइन भी किया है हमें। उन्होंने ये बात की कि हम औरतें आपस में बात कर लेती हैं, मोर देन 50% हम मर्दों की बुराइयां कर रहे होते हैं, मियाँ ने ये नहीं किया, मियाँ ऐसा है। कहते हैं जब आदमी आपस में बैठते हैं वो क्या बात करते हैं। मैंने कहा स्पेशली, ठीक है, अगर अगर घर में एक माहौल नहीं अच्छा, औरतें अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हैं, तो मर्द किससे बात करते हैं, वो कितने कंफर्टेबल हैं अपने दिल की बात अपने कुलीग से या फ्रेंड से शेयर करते हुए। हाँ 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 तो आप बहैसियत एक माहिर नफ्सियात हाँ। ये बताइए कि मर्द दिल की बात किससे करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। और चाहते भी हैं कि नहीं चाहते? ये भी क्वेश्चन। उसमें सीरियसली, सीरियसली, ये इतना, एक होता है ना कि जो आपको पता ना हो कि किससे करूं, एक होता है कि आपको यही ना पता हो कि कैसे करूं, एक होता है कि आपको ये भी ना पता हो कि कोई बात है करने वाली, एक बोझ होता है अंदर, एक भार उठाया हुआ है सर पे कि पता नहीं किस तरह से वो जिंदगी में मिसिंग है चीजें। लेकिन आप एक्नॉलेज भी करना छोड़ देते हैं। आप एक्नॉलेज करोगे तो फिर आप कहोगे कि अब ये मैं किससे, कहाँ, किस तरह से बात करूं। बात करने का सलीका जो होता है ना, दिल की बात और तरह से, वो भी नहीं। तो आपस में हम क्या बातें करते हैं? वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, वी टॉक अबाउट रिलीजन, वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव हार्डली एनी पावर ओवर। तो उसको ना डिस्कस करते रहते हैं। फिर बंदा कहते हैं अच्छा फिगर आउट कर लिया ना कि उसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, क्या बाइडेन को, तो अब कॉल शॉल करके उसको बताएंगे कि नहीं पिछले 4 घंटे में जो आपने फिगर आउट किया है, कि बस खाली ऐसे ही अपना टाइम गुजार रहे। तो ना वी डोंट टॉक। औरतों की अगर बात भी करेंगे तो इट्स नॉट सो मच कि मेरी वाइफ के साथ बहुत कभी कभी क्लोज रिलेशनशिप होता है, ऐसे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ चीजें जरा, जस्ट टू ब्रिंग आउट द पैटर्न। अगर बात भी करेंगे, इट्स नॉट कि सेक्सुअलिटी की बात नहीं होती, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कितना टीनेजर हद पे, कितना टीनेजर्स के लेवल पे बातचीत होती है। मर्द मर्द मैं आज भी देखता हूँ, मेरे वो जो कॉलेज के जमाने के फ्रेंड्स हैं ना, वो कभी अब वो पोस्ट वगैरह आगे फॉरवर्ड हो जाती है, तो वो जोक्स जिस तरह के भेज रहे होते हैं, अब वो कोई डॉक्टर है अमेरिका में, कोई किधर, वो अच्छे अच्छे वो प्रोफेशनल पोजीशंस में वो काम करे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी रिलेशनशिप्स वही टीनेजर्स वाली बातें करते हैं। क्योंकि ना एक उसमें बड़ी एक वो होती थी कि ये बड़ा शरारती है, इसकी गर्लफ्रेंड्स है। अब औरतों को उस तरह की चीजों पे नहीं, इनको इनकरेज किया जाता है कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइट्स, और उसमें ना देयर इज अ सेंस ऑफ मर्दानगी टू टॉक अबाउट वुमेन। औरतों का ऑलमोस्ट गंदी तरह से सेक्सुअली उनको करना, उसमें बड़ी एक वो मर्दानगी की एक वो होती है कि इस तरह से वोकैबलरी, टॉपिक्स, जिस तरह से बातचीत, तो हम लोग उधर ही कभी फंसके से रह जाते हैं। तो सेक्सुअल जोक्स होते हैं, सेक्सुअल बातचीत होती है, लेकिन जो दिल के रिश्ते होते हैं औरतों के साथ, उसकी बातचीत इकट्ठे ग्रुप्स में बैठ के बहुत कम है। मैं तो ऐसे भी ग्रुप्स में, जिधर पुराने मेरे जो क्लास फेलोज, वहां पे पेशावर में गया तो वो
बहुत से मेडिकल कॉलेज चले गए थे फिर, तो उनसे मिलके जिसका बच्चा हो रहा था तो कुछ तो वो, मैंने किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सुने कि ये वाइफ प्रेग्नेंट, उसका वो, उसकी वाइफ जो थी वो हमारे एक और दोस्त की बहन थी। तो यू डोंट टॉक अबाउट वाइफ्स आपस में बैठ के, जब ग्रुप लड़कों का बैठा हो, लड़के या मर्दों का, तो वो बीवियों का या वो प्रेग्नेंट है या कुछ इस तरह की बातचीत भी नहीं कई दफा करते। तो मुझे बाद में उन्होंने कहा कि तूने वो सारों के सामने उसको, उसकी वाइफ का बीच में क्या करे। मैं कैलिफोर्निया से आ रहा था, मैं बेचारा तो बिल्कुल आउट ऑफ सिंक जैसे होते हैं ना। लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट पर्सनल थिंग्स। सॉरी, आप बीच में बात और करी थी, मैं आगे से आगे बात। नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारी और क्वेश्चन और कमेंट्स हैं, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ लाइनअप है। तो हाँ जी। सोबिया आप बताइए। आई थिंक ज्ञानी अंकल का पहले हाथ था, फिर मदर जी, फिर जोसेफिना, फिर नरिंदर आंटी। आप देख लीजिए। मदन साहब हैं, हाँ। जी जी ज्ञानी साहब। जी, ज्ञानी अंकल आप हाँ पहले। जी, बहुत डॉक्टर साहब ने जी बहुत ही अच्छा ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹ ਲਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅੱਜ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਘਾਟੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਈ 1978 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਦੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ। कितना मुश्किल होता है। माँ की कुर्बानी इसका जिक्र नहीं होता है। नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, उनकी भी अपनी जगह है जी। मैं ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਛੋਟਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ। ये मोबाइल और व्हाट्सएप वगैरह से पहले की बात है ना जी, उस जमाने च बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत खुशी, बहुत मुश्किल होता है जी। बहुत ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मदन जी, ज्ञानी अंकल, मदन अंकल का भी एक क्वेश्चन है, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया हुआ, उनसे बात कर लेते हैं आप। जी मदन साहब। जी मदन, आपका फोन, आपका वो माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सॉरी, ओके, कैन यू हियर मी? हाँ जी जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको सलाम और थैंक्स, जो आपने बातें की वो कोई नई बात नहीं है, जो भी की आपने, ये सारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जी। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे रोजमर्रा की, और सभी औरतों को भी पता है और मर्दों को भी पता है। अभी ज्ञानी साहब जी ने भी बताया कि जिंदगी में मेरा भी ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा भी 3-4 महीने का था जब मैं इंग्लैंड आ गया था। तो लेकिन वो मेरे को 2 साल के बाद आ गया था, मेरी फैमिली इंग्लैंड में। तो ज्ञानी जी की तरह 11 साल नहीं वेट करना पड़ा, लेकिन 2 साल। एक मेरे को बात याद आई कि आदमियों की जो इमोशंस की, एक आपने पता नहीं सुना होगा कि डेविड एलन आयरिश टीवी पर्सनैलिटी थी, जो वो जोक सुनाता था बहुत। अच्छा। हाँ, उसने एक जोक सुनाता है, वो मेरे को अभी तक जोक याद है। एक हाउ भी पहले बचपन से ही बेटी और बेटे को, जहाँ एक लेडी और मैन को, जो फीमेल और मेल को कैसे ट्रेन करते हैं। वो कहता है कि जब आपकी बेटी है ना छोटी, तो आप क्या कहते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी, देख तू कितनी है, क्या करती है, सारा कुछ उसको पंपिंग, पैम्परिंग, राइट। अभी बेटा है तो कहते हैं उठ साले चल, उसके पाँव में बैठ के ऐसे आप थप्पड़ लगा देते हैं। कभी उसको कहते हैं चल उधर, ये कर वो कर। तो आपकी लैंग्वेज भी उसके साथ रूड है।
तो जो आपने कहा कि इमोशन तो सिखाया नहीं जाता कि लैंग्वेज भी है। मैं emotional वैसे है। आपकी बात में इजाफा करते हुए ऐसे नहीं कि उसको कई दफा बहुत तारीफ भी उसकी करते हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट भी, लेकिन अब मैं कहने लगा था गलत चीजों पे, उन चीजों पे करते हैं। ये आगे निकल गया, इसने उसको पकड़ के बंदे को मारा तो वो बेहोश ही हो गया। बड़े होते तक तारीफें करते हैं इस तरह की चीजों की कि जो इतनी पॉजिटिव पता नहीं होती हैं कि नहीं होती, उनकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन और इमोशंस का जैसे आप कह रहे हैं उसका इजहार बहुत कम होता है। जैसे हो ना पता जब भी नहीं। मार के प्यार करना उसको सुबह, वो वाला कम, वो चाहते हैं रफ टफ बने। अच्छा, अभी मैं कल ही एक रेडियो पर सुन रहा था अबाउट ड्राइविंग द कार, तो उसमें एक जिक्र आया था, जो वर्ड बाय वर्ड तो नहीं है जो मैं कहने लगा हूँ, लेकिन उसका एसेंस जो है वो कहता है कि जितने भी मर्द मेल सक्सेसफुल हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। नहीं होते जी, हाँ। क्योंकि वो अगर रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आम देखा गया है या सुना गया है कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं उनकी औरतों, जहाँ उनके घर के फैमिली के रिलेशन उनमें से नहीं है जहाँ वो बाहर बिल्कुल जी, नाजायज रिलेशन को बन जाते हैं। हाँ जी। और जो जो पीछे रह जाते हैं, जो कम्पीट, ज़ाहिर है कोई आगे निकलता है तो कोई पीछे भी रहता होगा। वो पीछे बिल्कुल। रहते हुए कि मेरी अम्मी की तरह उनके घर में उनकी माएँ कह रही होती हैं, उनकी बीवियां कह रही होती हैं कि देखो दुनिया किधर से किधर निकल गई, ये बेचारा सीधा उधर का उधर ही है, सारी उम्र उधर ही काम करता रहा। ये बिल्कुल उनके सही बच्चे बात है। सोच रहे होते हैं कि हमारा बाप कितना लूजर है है ना? जी ये जी आपकी बिल्कुल बात सही है। दूसरी जो आपने कहा कि लेडीज और मेल और फीमेल्स को मैं कहूँ, अगर हम कहते हैं कि आदमी बहुत ताकतवर है, आदमी की मर्जी चलती है, उसका रूल है। मैं एक बात पूछता हूँ जितने हमारी ऑडियंस हैं जहां पर, उससे सभी से, अगर मैं कहूं कि मैंने कुछ घर में काम करना है या किसी को बुलाना है जो करना है और मेरी वाइफ वो नहीं चाहती, तो मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लूं। अगर वो चाहे कि कुछ ने कुछ करना है, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं कि नहीं करना, वो फिर भी होगा। अब देखिए वहां ताकत किसकी है। वेरिएशंस हर फैमिली में होती हैं बहुत नहीं सारी, वो और तो कईयों है, में मैं बहुत लेकिन जनरल बात कह आमतौर रहा पे हूँ। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल मैंने बहुत देखा है जी। बहुत जी, ज्यादा पावर, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो पावर जो है एग्जैक्टली। वो बहुत ज्यादा माँ के हाथ में होती है। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये भी अपने सभी के जिंदगी में हुआ होगा कि जैसे आपने भी कहा कि जब बच्चे बड़े जाते हैं, जब बच्चे आप पर डिपेंडेंट नहीं हैं वो माँ का साथ देते हैं। आप कोई बात करो, माँ एक बात कहेगी तो सभी उसकी तरफ हो जाएंगे, हाँ जी, चाहे वो राइट हो रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो देखिए इमोशनल कनेक्शन उनका माँ के साथ था, बिल्कुल। बाप के साथ नहीं होता। टाइम उसका ज्यादा किसके साथ गुजरा, एक होता माँ है के ना साथ। नेचुरल सी चीज है जिसके साथ आप ज्यादा फिर आप उसकी नजर से दुनिया को देखते हैं, सर्टेनली रिलेशनशिप्स को देखते हैं। माँ के पास टाइम ज्यादा होता है, माँ के पास एक्सेस जो होता है ना, एक्सेस, और फिर इमोशनल कनेक्शन माँ के पास ज्यादा होता है। तो बच्चे तो उधर ही जाते हैं, एंड द फादर्स नो दिस एंड द मदर्स नो दिस। जी वेरी वेल सेड डॉक्टर कामरान। जोसेफिन काफी देर से वेट कर रही थी चलिए, पर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू मदन अंकल। Well, thank you so much. I'm not so fluent in speaking Hindi, but I will go very, very slow. And I mean, when Dr. Kamran was speaking, every word was so striking, and especially I loved every second of it. Thank you so much. The one thing from my research and my observation, if I have time, I might share my positionality, why I am interested in fathers. I know we saw all the fathers speaking, and even Dr. Kamran from the standpoint of a father and as a man, right? But me as a woman, why did I come to this stance is totally different. And the common striking note is that commonly we say men are physically strong,
but emotionally weak. So this is a common statement, but still again, we say we expect fathers to be strong, and we want them to be, we say that they are emotionally weak, and again that weakness is shaped in the social norm. We don't want them to be weak at all. We मैं don't इसका जरा accept सा, the emotional. सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसकी मैं जरा सी तशरीह भी कर दूं, जरा इसको मैं एक्सपैंड कर दूं जो आप बात करें उसको। इमोशनल एक्सप्रेशन जो है ना, जो भी इमोशन आ रहा है वो जो आ रहा है बाहर आ जाए। स्ट्रेंथ ये होती है कि व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड टू लेट योर इमोशन शो, जो आ रहा है जोर से वो बाहर आ जाए, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, कंफर्ट लेवल होता है आपका अपने इमोशनल रेंज के साथ। वो ना सिर्फ ये कि इन टच नहीं, वो ऑलमोस्ट ना जैसे दबा दिया होता है, तो उसको हम स्ट्रेंथ समझते हैं। जो इमोशन नहीं नजर आ रहा, कि मैंने बहुत सुना लोगों से, तारीफ कर रहा कोई वो कि वो हमारे इलाके का सरदार उसकी तारीफ कर रहे, इसका जवान बेटे की मौत वो उसने उसकी कंधे पे उठाई और आंख से एक आंसू नहीं निकला, ये बहुत बहुत जबरदस्त बंदा है। तो वो उसकी मजबूती की तारीफ कर रहे थे कि उसका बेटे की जनाजा उठाया और उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। एंड वन सेज के what's wrong with you and what's wrong with him and what's wrong with us, अगर हम उसको एक अच्छी बात समझते हैं कि किसी के इमोशन इस हद तक दब जाए कि वो आप उसको स्ट्रेंथ के हवाले से बात करते हैं, इट्स नॉट वेरी ह्यूमन। जैसे ना ह्यूमन हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं इतनी रही, बहुत चीजें हमारी दबा दी गई हैं। Yes. और फिर उसके साथ साथ तारीफ करते जाते हैं, तो हमें लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। But that's not strength. Strength is when you're comfortable to show the range of your emotions. Yes. And you don't have to worry about, and you're not afraid to show them. Jo aa raha hai, you just express it without thinking. Yeah. Men don't have that strength. Yeah, that comfort level. Yeah. Achha, That is sorry. the cultural shift we It's need in our South Asian culture. Right? शुक्र है, आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। Thank you. Thank you, Josephine. हमें देखना ये कि हमारा रोल क्या बनता है टू शिफ्ट these patterns। उस पे थोड़ी सी बात करेंगे और 2-4 मिनट। मैं छोटे छोटे 2 कमेंट्स करने। हाँ जी, एक तो आपकी किताब का दोबारा से मैं जिक्र करना चाहूंगी, सेंट्स एंड सिनर्स है। वो मैंने जिसको भी दी या मेरे पास के लोगों ने जो पढ़ी, मैं ये जो हमारी ऑडियंस है उनको भी कहना चाहूंगी कि वो देखें उस किताब को। लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि उसमें जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं और इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो उनको एकदम से समझ आ जाती है बात। एक तो ये कमेंट मैं करना चाह रही थी कि वो किताब जो है वो मर्दों के बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डालती है। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि अपने फादर्स के साथ जो रिलेशनशिप की बात है, मुझे लगता है आज भी, हालांकि मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन फिर भी बच्चे बड़े होके भी ये समझते हैं कि भाई बाप से क्या शेयर करें, हमारा ओवरलैप इतना है या नहीं। तो उसमें मैं सिर्फ ये जुमला कहना चाह रही थी कि 1-to-1 मीटिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं और कोई भी थीम उठा सकते हैं। आपके अपने काम की कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कोई आपकी असाइनमेंट, उसी की थीम उठा के उनको वक्तन फवक्तन ब्रीफ करते जाएं या कुछ बात करते जाएं, तो वो मजा बड़ा आता है। शुरू में लगता है कि नहीं इतना हो पाएगा, लेकिन मेरे ख्याल है कि हर एक को ट्राई जरूर करना चाहिए अपने फादर के साथ एक लिंक बनाने का, और वो देखें कि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी, जिनके फादर्स हैं उनको फादर्स के साथ कनेक्ट करने का, जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों के साथ कनेक्ट करने का, लेकिन वी हैव टू कॉन्शियसली मेक अ शिफ्ट कि वी आर गोइंग टू डू थिंग्स डिफरेंटली, मेक एन अटेम्प्ट। Thank you, Dr. Fawzia. Prabha is waiting for a long time now. Let's take Prabha's question. हाँ प्रभा जी। हाँ जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी और बहुत अच्छा लगा, और आपका वे ऑफ स्पीकिंग भी बहुत मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अपने हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि एक फादर के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो हस्बैंड्स होते हैं या जो फादर होते हैं, हाँ जी,
वो मदर से अलग नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये घर है, घर में दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, जो छत है वो पापा है, जो छत है वो पापा है। अगर छत नहीं होगी तो ना तूफान से बचेगा कोई, और ना हाँ सुरक्षा होगी, हाँ और ना कुछ होगा। उसके अंदर जो बच्चे पल रहे हैं हाँ। और उसको देख रही है माँ, और माँ और बच्चों को पापा जब कभी भी आए घर में देख सकता है, क्योंकि उसने छत बरकरार रखी हुई है। हम्म अगर छत नहीं होगी तो फिर कोई नहीं बचा होगा। ऊपर से चाहे हस्बैंड यहाँ रहता है या कहीं दूसरे देश में रहता है, जब वो औरत बाहर जाती है तो दूसरे लोग बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है बहुत समझदार है, या बहुत सुंदर है, या बहुत पढ़ी लिखी है। लेकिन अगर कोई हस्बैंड नहीं है, अकेली कोई औरत जाती है, तो उसके लिए मैं आपको शायद बोलना नहीं चाहती, आप उन समझ सकते हैं। ठीक है जी, हमें ऐसे अंदाजा है। हाँ इज्जत नहीं होती उन शब्दों में, इज्जत। हाँ तो हमारा जो कहने का मकसद ये है कि जो फादर होते हैं बेशक दूर होते हैं, जैसे आपने भी एक बीच में बोली ये बात कि लेडीज में अब बेटियां आती हैं तो बेटियों से मम्मियां बातें कर रही हैं, तो माँ पापा तो पीछे से बोलते हैं, लगता है बेटी परेशान है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ। पापा ने पूछा क्यों, क्योंकि पापा चाहते थे पूछना, क्योंकि पापा को फिक्र है। तो जैसे होते हैं ना, जैसे मम्मी थप्पड़ भी मार रही है तो बच्चा बोलेगा मम्मा, हाँ ऐसे ही बोलेगा। जब मम्मा मार रही है, पीट रही है, मम्मा ही मम्मा। लेकिन आगे सामने ट्रक आ जाए, बाप रे बाप, फट से हाँ, वो बोलेगा आ बाप, गया। हाँ, बाप रे तो बाप। उसके पापा का दिल ये भी करता है कि अम्मी भी बताए, बच्ची आके मुझे भी तो बताए जबकि मार के कि मेरी जिंदगी में ये मसला हो रहा है। उसका दिल करता है मैं भी कभी नीचे दीवारों के साथ, मैं इतनी दूर छत 10 फुट ऊपर छत बन के ना रहूं सारी उम्र, में कभी जमीन पे मेरे साथ भी चौकड़ी मार के बैठे मेरे साथ। ऐसा ऐसा तो होता ना है क्या कि करें, वो भी जरूरी है, आप सही कह रही हैं कि वो सारी चीजें भी जरूरी है। हाँ, बस जहाँ जहाँ मैं मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा हमें खिड़की मैं दरवाजे ये भी पढ़ने कहती हूँ, दें। शायद लड़कियां बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं अपने पापा हाँ के। हाँ तो जी। मैंने देखा है, वो लड़कियां बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं अपने फादर के, मम्मा के इतने नजदीक नहीं होने पाती। क्योंकि वजह क्या होती है कि जैसे पापा से तो कम ही बात हो पाती है लड़कियों की। मम्मी जो होती है वो उनकी हर बातें पूरा नहीं करती। अगर इत्तेफाक से पापा के पास चली गई बेटी, हम्म जो आपके पास आती ही नहीं है, आपके पास आएगी तो आप उसकी फौरन बात पूरी कर दोगे। तो आपका बेटी हमेशा चाहेगी कि पापा तो रिजर्व बैंक है मेरे। हाँ हाँ, रिजर्व बैंक है। उफ उफ, बहुत भारी बात कर दी आपने। एटीएम है मेरे। बीवी भी ये कहेगी और बेटी भी ये कहेगी, एटीएम तो है हमारे पास, इतने प्यारे। हाँ जी। और ये बात नहीं है कि प्यार की कमी होती है, बेशक बेटियां ना बोल पाए, बेशक माए ना बोल पाए, मैं लेकिन एग्जैजरेट फादर। कर रहा हूँ बाकी लोगों के लिए, आई जी एम एग्जैजरेटिंग थिंग जस्ट टू मेक अ पॉइंट। जी और आपने डॉक्टर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और थैंक यू। शुक्र है कि इस तरह के हैं बेटी बाप के प्यारे प्यारे रिश्ते। जी और डॉक्टर कामरान, सही। हाँ जी। just to put an end to these question and answer sessions and for you to continue, just a general statement that आप जो कह रहे हैं वो रोल प्लेइंग की बात नहीं हो रही पेरेंटशिप में, बेसिकली इमोशनल कनेक्ट की बात हो रही है। रोल प्लेइंग अपनी जगह, मदर का रोल अपनी जगह, फादर का रोल अपनी जगह, हाँ। कल्चरल एनवायरमेंटल सोशल लिहाज से वो चलता रहता है, डिफरेंसेस हैं। बट आप इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे मेन कहाँ लैक कर जाते हैं और हम्म। उनको क्या चीज स्पेस और नहीं और मिलती। मैं कह ये भी रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और मैं कह ये भी रहा हूँ कि क्योंकि रोल हमने उनसे जो रोल उनसे प्ले करवाना होता है, जी उसके लिए हम उन्हें तैयार करते हैं, तब इमोशनल कनेक्शन में कमी आती है। कि एक तो ये ना कि कमी है, ये तो हम सारों को पता है जी, मर्दों को रोने नहीं देते, मर्दों को कनेक्ट नहीं करना आता, बात नहीं। तो सवाल ये कि क्यों नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया। जी तो उसके पीछे जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी, ऐसे कोई सोच नहीं रहा होता कि मैं अपने बेटे को कैसे ट्रेन करूं या अपने मियाँ को क्या कहूं और क्या ना कहूं, या लेकिन वो पूरा सोसाइटी का ना एक हिस्सा बन जाता है कि अगर पूरे अपने एक आधी पॉपुलेशन से खास तरह के काम लेने हैं और वो पॉसिबिलिटी ओपन करनी है, तो क्या क्या चीजें जिधर आपको टाइट करके रखते हैं, आप उनको कुछ डायरेक्शंस में नहीं ग्रो करने देना चाहते या खुल के एक्सप्रेशन। तो इमोशनल, हाँ जी बिल्कुल, रोल्स की वजह, मैं तो कहता हूँ थोड़े थोड़े रोल्स भी चेंज हो जाए तो खैर ही है। जी हाँ
जी वैसे आप औरतों के रोल चेंज हो रहे हैं। औरतों को देयर इज मोर फ्रीडम, मोर स्पेस टू वर्क, उनको इक्वालिटी, साथ साथ पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। मैंने बहुत कम मर्दों को देखा है कि वो कहें कि मैं 3 साल ऑफ लेके मेरे ना अंदर का वो शायर जागा हुआ है, या मैं कोई चीज क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कोई इन्वेंट करना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं ना स्कल्पटिंग सीखना चाहता हूँ। बंदों से कभी सुनते हैं कि वो इस तरह की चीज आजकल आई एम इनटू दीज थिंग्स, पर बंदा कहे कि मैं अपनी जॉब ना 3 साल की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई क्रिएटिव इमोशनल साइड। हार्डली कभी आपको सुनने को मिलता है इस तरह की चीज। अज्यूम्ड होता है कि ये तो करता जाएगा, वो बीच में ब्रेक ले ना ले, या सेकेंडरी अपनी जॉब को, या वो सप्लीमेंट्री इनकम की तरह। ये अभी पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए, बहुत शुक्र है। लेकिन मर्दों से नहीं इस तरह की चीजें। तो मैं तो कहता हूँ हल्के हल्के रोल्स में भी हमें वी रियली नीड टू थिंक अबाउट कि कॉन्शियसली इसमें कुछ शिफ्ट आने की जरूरत है कि नहीं। हमारे लिए मे बी इट्स टू लेट, हमारे बच्चों के लिए तो चीजें जरा सॉफन अप होनी शुरू, लूजन अप होनी शुरू। जी उस्मा सॉरी, आपका आप सोबिया कह रहे थे। हाँ जी उस्मा का कोई क्वेश्चन है, उसके बाद हम सोबिया, ले मैं बाद में पहले नरिंदर आंटी का ले लें कमेंट, उसके बाद फिर मैं नरिंदर आंटी जी। हाँ, आपका माइक ऑफ। डॉक्टर साहब की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आपने दी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, बहुत अच्छा था। फिर कहती हूँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फादर थे ना, वो हमारे लिए हुआ होते थे। We never try to speak frankly with him। और मुझे पक्का याद है जब मैं छोटी सी होती थी, मुझे बहुत प्यार करते थे। कई बार मुझे अपने साथ ऑफिस भी ले जाना, छोटी सी थी, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और जो जो हम बड़े होते गए, उनसे डर लगने लग गया, और कभी खुल के बात नहीं की, ना उनसे कभी पूछी। जो भी होती थी अपने मदर को बता देते थे। तो ऐसे वैसे वो ये नहीं कि हमें डांटते थे या कुछ कहते थे, पता नहीं क्यों डर उनका दिमाग में ना हमेशा डर लगता था कि हम, पता नहीं क्यों लगता था, ये क्यों होता है। ये बिल्कुल जी हर दूसरे घर की कहानी है ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। और उसमें वो डर की अपनी जगह है, एक पोजीशन, पावर की अपनी जगह, लेकिन उसमें कितनी चीजें बीच में खो जाती हैं हमसे। जो होता है ना कि अगर खुल के आप बात करती होती तो वो भी आपको अपनी और तरह की कहानियां भी सुनाते, एक 3 डायमेंशनल सा रिलेशनशिप बन जाता है जो हम मिस आउट कर जाते हैं जी। अच्छा ये है कि अब हम अपने बच्चों को आगे से, और उसके भी और भी बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हमने फर्क तरह की स्पेस देनी है, ताकि वो अपने बापों के साथ, अपने बेटों के साथ, हम अपने बेटों के साथ, चाहे हम औरत हैं या मर्द हैं, फर्क तरह का रिलेशनशिप बनाना है, ताकि उनकी ना लाइफ में से ये चीजें मिस ना हो जाएं, कि उनके बच्चे उनकी इज्जत भी करें, उनसे डरे भी। लेकिन जो एक प्यार के रिश्ते में बातचीत होती है वो और होती है। और इधर ऐसे नहीं कि प्यार नहीं होता, लेकिन समहाउ वो ना रुक जाती है चीज। वो फादर फिगर, छत, सर पे हमारे आसमान है, छत है, तो उनका भी दिल करता है हम जमीन बन के रहे। नहीं एक्चुअली ना मेरे से बड़ा ब्रदर था, पता नहीं वो चाहते थे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, ये खराब ना हो जाए, एक बेटा। तो उसको सारा दिन डांटते रहते, कई बार पीटते भी इतनी बुरी तरह से थे कि हम डर जाते थे। पता नहीं वो ही हुआ बन गए हमारे दिमाग में, घुस गया कि क्या मालूम, पता नहीं। तो हमें प्यार बहुत करते थे बेटियों को, पर पता नहीं क्यों डर लगता था हमें उनसे, पर वो बहुत प्यार करते थे। थैंक यू शेयर करने का, दैट्स वेरी प्रेशियस। मैं थोड़ी सी बात जो मैंने किताब में कुछ चैप्टर्स मैंने उस पर भी लिखे, वो उसका भी ताल्लुक इन्हीं चीजों के साथ मिला हुआ है। वायलेंस के हवाले से जो मर्दों का रिश्ता बनता है ना, जिसमें आपका इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सवाई गुस्से के, वो ऑलमोस्ट हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि हम वायलेंट, ना सिर्फ हमें इजाजत होती है, कई उसमें तो हमें बाकायदा तमगे दिए जाते हैं, हमारे लिए तराने गाए जाते हैं जब हम वायलेंट होते हैं, कत्ल कर देते हैं किसी को तो हमें तमगे देते हैं आके। हमसे ना सिर्फ वायलेंस के साथ भी हमारा बड़ा दोहरा सा रिश्ता है। उस पे वो पूरा एक अलग है कहानी,
उस पर मैंने बात नहीं की, लेकिन उस पर भी मैंने बीच में इसमें काफी सारे चैप्टर लिखे। उसका भी ताना बाना ना इन्हीं चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चाहे वो वायलेंस घरों में निकले, फिर हम कहते हैं कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लेकिन ये नहीं कहते कि स्टॉप वायलेंस। वो हम हार्डली एवर, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का क्या मतलब है? व्हाट आर यू सेइंग? स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हाउ अबाउट स्टॉप वायलेंस? लेकिन वी डोंट वांट टू से दैट। हमें कुछ जगहों पे उनसे वायलेंस करवानी होती है, उसको हम ग्लोरीफाई भी करते हैं वायलेंस। तो ये मैं ऐसे ब्रॉडली 2-3 बातें कह रहा हूँ, लेकिन वायलेंस के साथ जो मर्दों का रिश्ता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसकी कीमत भी वो बहुत भारी कीमत अदा करते हैं। सारे सोसाइटी करती है, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो तो बहुत खौफनाक तरह से करते हैं। लेकिन इवन उन मर्दों में भी जो वायलेंट, मैंने उनके साथ बड़े साल काम किया। मेरा कुछ काम जो था ना वो वायलेंट मैन के साथ था, जो कैलिफोर्निया में वो कोर्ट से हमारे पास आ जाते थे कि इनको 30 घंटे 40 घंटे थेरेपी करके फिर वो लिख के प्रोबेशन ऑफिसर। तो आप जब उनकी जिंदगियां भी अंदर से देखते हैं तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, खाली खोखली फ्लैट जिंदगियां हो जाती हैं, बड़ी भारी कीमत वो खुद भी अदा करते हैं। उनको कंट्रोल करना आता नहीं है, और कई चाह रहे होते हैं और उनको नहीं आता। फिर वो इतना हम लोग ट्रेनिंग सिखाते हैं, एंगर मैनेजमेंट, कंट्रोल कैसे, वायलेंस को देख पाना, अपने टेंडेंसी पर। काफी सारा हाथ हो गया जी मर्दों के साथ, औरतों के साथ भी बहुत हुआ पेट्रियार्की, मर्दों के साथ भी ठीक ठाक हुआ इंक्लूडिंग जो खुद वायलेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी मेरा एक कमेंट था। जी उस्मा। तो ये जो आपने एग्जांपल दी थी कि रोना नहीं, ठीक है, वो मर्द रोया नहीं, जनाजा लेके जा रहा है, कितना बहादुर। हमें क्या एग्जांपल्स दी जाती है मीना कुमारी की, वो मर गई, वो सहते सहते मर गई, मुंह बंद रखो। बिल्कुल, ठीक है, साबरा ये शाकरा सह गई, सारी बिल्कुल। उम्र उसने मियाँ से मार खाई और मुंह से उफ नहीं निकली, जन्नती औरत थी। एनॉन्सेस की दोनों और तरफ से ट्रेन करती है सोसाइटी। और गाने वो बने हुए हैं ना, वो हमारी वो है अस्मा खान, वो हमेशा कहती हैं कि गाने क्या बने हुए, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। तो वो जा रहे तो जाओ, दोबारा ना आना, ये भी कहो साथ, ठीक है जान छोड़ो तुम रूठे हम छूटे ये नए तो वाले गाने हैं। जो जेंडर नॉर्म्स की बात हो रही है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनरेशन बहुत सी चीजों को समझ रही है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने किस तरह नई जनरेशन को इन चीजों से बचाना है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि रोल्स को फॉर ग्रांटेड गिवन ना लें कि उसी ने प्राइमरीली। अब तो बंदियां, अब तो शुक्र है हम उन सोसाइटीज में है जहाँ पे इक्वल पे, और वो आप एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू पुट इन द आवर्स एंड विलिंग टू पुट इन द आवर्स इनटू एफर्ट इनटू ट्रेनिंग, तो वही वाली सैलरीज भी मिल जाती हैं, सारा कुछ। तो यहाँ पे तो चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं, पर हमारी सबकी फैमिलीज कुछ कुछ पीछे भी हैं जिनके साथ हमारा लिंक रहता है। और ये चीजों की जड़ें इतनी, रूट्स इतनी गहरी होती हैं कि कई दफा वो हम इतना दूर आके उस सिस्टम को छोड़ भी दिया। यहाँ पे हर तरह की इक्वालिटी, एटलीस्ट इन अपॉर्चुनिटी तो इक्वालिटी है, फिर भी कई दफा वही चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। औरत की वैल्यू क्या, उसकी शक्ल, उसकी इज्जत, उसकी और मर्द की वैल्यू क्या कि वो क्या पढ़े, फिर क्या कमाए, और क्या ड्राइव करता है, और किस तरह का घर खरीद सकता है, और उसके पैसे कितने, कितनी तनख्वाह। बेटी की शादी हो तो वो होता है ना कि लड़का क्या करता है, और लड़की कितनी प्यारी बहू है। तो ना अभी तक इतना दूर आके भी अभी तक हम लोग उन्हीं उसी तरह की चीजों में कई दफा फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत गहरी जड़ें हैं। जब तक आप कॉन्शियसली सोचे ना, डॉट्स को कनेक्ट ना करना शुरू करें और उन चीजों को कहें कि इसका फायदा क्या, नुकसान क्या। आई डोंट वांट कि मेरी बेटी की जिंदगी इन चीजों में बंद होके रहे। आई डोंट वांट कि मेरे बेटे की जिंदगी लिमिट होके रहे इन चीजों से। आई वांट देम टू हैव द फ्रीडम टू से कि मैं इतना सारा कमा लिया ना, मैं 2 साल ऑफ ले रहा हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर राइटिंग, मैं भी कुछ लिख सका, ना लिख सका, कुछ भी ना निकला, लेकिन
I want to explore my passions. I want to take 6 months off and travel. मैं सारी उम्र ATM नहीं बन के जिंदा रहना चाहता, दूसरों की खातिर कुर्बानी के। और एक बड़ी प्राइड होती है और बड़ा वो कि अच्छी अच्छी वाली गाड़ी। मर्दों को खुद भी फिर अच्छा लगने लगता है, जैसे औरतों को अपना रंग और अपनी शक्ल अच्छी करके अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरनलाइज हो जाती है ना ये चीजें। औरतों के लिए अगर शक्ल और रंग और वो इतना मुश्किल से बाल खींच खींच के निकाल के और पता नहीं क्या क्या करके, तो वो अपने आप को सही करती रहती हैं कि मैं इससे बेहतर हो जाऊंगी, बेहतर से बेहतर। हालांकि अच्छे खासे प्रोफेशनल्स में आने के बाद इस सोसाइटी स्टिल यू सी वुमेन के जरा जरा इधर से रेड रेड हो तो इंटरेस्टेड लगेंगी, फिर वो लिप्स भी अच्छे हो, और इधर से हल्का हल्का डार्क, तो वो पता नहीं कौन सी, मेरी वाइफ मुझे बताती रहती है कितनी तरह की आंखें होती हैं, इसकी वो वाली आंखें, इसकी वो वाली, मुझे नाम भी नहीं याद रहा, पता नहीं। eyes. हाँ, तरह तरह की होती है ना। तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस, तो वो किसी का कैसा होता है। फिर आप मेकअप से कई दफा अपने आईज को चेंज भी, पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन चीजों में ना हमारी लाइव्स कभी इतना दूर आके भी हम लोग उसमें फंसते हैं, सारे लोग हम। तो जैसे औरतों का ये वाली चीज क्योंकि बात होनी शुरू हो गई तो वी नो दिस, लेकिन उसी तरह मर्दों का भी वो साइड है कि आप कितना कमाते हैं, किस तरह की पोजीशन है उसमें, फिर आगे से आगे प्रमोशन के लिए आपको कितना करना है, उसमें आप 6 महीने ऑफ ले लेंगे तो आप तो पीछे चले जाएंगे लैडर पे। तो आपको तो अपना अगली अगली आपकी वैल्यूएशन कैसी आनी है, और उसमें तो 2 महीने भी ऑफ लेना का नहीं सोचते। हमें इन सारी चीजों को लूजन अप करना है, ये मुश्किल वाली है, रोल्स को चेंज करना। इमोशनल कनेक्शंस बनाना इज रिलेटिवली इजियर। हमें कॉन्शियसली ये ट्राई करना है कि हम अपने इर्द गिर्द के मर्दों के साथ एक एक दिल के प्यार के रिश्ते, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आप उनसे अपने बेटे की बात करें, आप अपनी बेटी की जो दिल पे बोझ है उसकी बात करें, और छोड़ें इकोनॉमिक्स को। अनलेस आपने इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है या कुछ, तो 100 दफा करें, लेकिन अदरवाइज टॉक अबाउट योर हार्ट ऑल्सो, साथ साथ दोनों दोनों कर ले। अच्छा, ताकि आपके बेटे भी और तरह से बात करें, वो फिर आप उनसे अपने दिल की थोड़ी बात करेंगे, वो आपसे फिर अपने दिल की बात करेंगे। तो ना एक फर्क तरह के रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करना चाहते हैं जिनसे उनकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा फुलफिलिंग बने इन एरियाज दैट अल्टीमेटली मैटर इन लाइफ। जिंदगी में जिन चीजों का असली जो 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 जिंदगी का जो है ना, जो असली जो जमती है, वो दिल के रिलेशनशिप्स, इन चीजों से जमती। तो बजाय इसके कि वो भागते रहें कि ज्यादा पेइंग जॉब्स और ज्यादा पेइंग और फैंसी कार्स, तो उनको और तरफ वैल्यूज हमने जनरेट करनी है कि उनको उसका चस्का लगे, मजा आए। जो हमें कई दफा, जो हम बड़ी उम्र के हैं तो हमारी बचपन में नहीं इस तरह का हमें मौका मिला, नहीं इनकरेज किया गया ना कि घर बैठ के प्यार के दिल के रिश्ते बनाओ, जाओ बाहर जाओ, फुटबॉल खेलो, मार के आओ किसी को ऐसे नहीं कहते, लेकिन बहरहाल। अच्छा, और कोई कमेंट्स? Hello, Dr. Karman. This is Satpal here. It is really, really nice and interesting hearing all this conversation. क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मेरे दिमाग में एक कंट्रास्ट स्केच हो रहा है, बिकॉज लास्ट वीक इन माय ऑफिस आई वाज अटेंडिंग अ बुक नूक सेशन, जिसमें हम लोग बुक रिव्यू कर रहे थे अराउंड वुमेन चेंजिंग शिफ्ट्स एंड पैराडाइम्स फॉर वुमेन, राइट? तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, just to let you know, my thoughts are entirely different. I'm just bringing up this question for sake of discussion. हाँ जी, मेरे अपने बॉयज हैं और मैं भी कल्चरली ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बॉयज को कुछ नहीं सिखाया जाता था, बट and I do believe that they need to be trained differently. If women are moving outwards, men are to move in. So what I meant by this comment is women are moving outward means traditionally, culturally, all across the globe, women हमेशा घर का हिस्सा थी, आज वो बाहर जा रही हैं काम करने and all that. So they are taking on additional load of responsibilities on their shoulder, जिसमें घर भी है, बच्चे भी हैं जो कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बाहर का भी काम कर रही हैं। लेकिन क्या जो आदमी है आज की सोसाइटी के, are they learning to move in? What are your thoughts on that?
देखिए, जब वो इसके पीछे भी वजह भी यही है कि पेट्रियार्की में क्योंकि मर्दों के साथ जो एसोसिएट हो गई चीजें, उनको जरा ज्यादा वैल्यूएबल समझा गया, औरतों को कभी नीचे पुश किया गया। तो जब औरतें मर्दों की तरफ आई तो ऑलमोस्ट तारीफ की सेंस में होता है, चाहे वो बहादुर में के मर्दाना वार मुकाबला किया, कौन सी क्वीन थी, झांसी की रानी, और ये वो या ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, ये तो कमाती है, घर का सारा इसने जिम्मेदारी उठाई है। तो मर्दों का जब उसको औरत से कंपेयर करें तो वो आमतौर पे नेगेटिवली किया जाता है मुआशरे में। यानी मर्द को अगर औरत से मिलाए ना कि क्या औरतों की तरह, तो वो हमें वो प्राइड की तरह नहीं फील होता, आमतौर पे वो नेगेटिवली कहा जाता है। बल्कि इवन मुझे याद है जिस तरह मैं छोटा सा, मेरा बेटे को वो डायपर चेंज कर रहा था, उसका साफ करके डायपर नया किया, तो मेरी वाइफ की फ्रेंड एक देख रही थी, तो उन्होंने कहा ये तो लगता है इसका बाप नहीं इसकी माँ। आमतौर पे जब इस तरह की चीज कही जाए तो men don't like that and they I took that as an honor, yes I can be a father but I can, और मेरे लिए वो माँ की तरह नहीं है, वो one would much rather say कि केयरिंग बाप भी तो हो सकता है, वो माँ नहीं बन जाते। जिस तरह अगर औरत बहादुर हो तो मर्द नहीं बन जाती, मर्दों की तरह नहीं, उसने बहादुर औरत की तरह जंग में मुकाबला किया। तो उसी तरह मर्दों को, लेकिन मर्दों के साथ ये स्पेस कम है फॉर मेन टू ओपन अप टू देयर सॉफ्टर साइड्स। औरतों के लिए उन्होंने खुद भी बहुत लड़के बहुत मेहनत से ये स्पेस अपने लिए क्रिएट किए, फ्रीडम, कि वो अपने रोल्स को सॉफन कर सके। इतना जो रिजिड डिवाइड था वो अब नहीं रहा, जिसके पीछे बहुत औरतों ने बहुत मेहनत की है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर हमने मुआशरे को चेंज करना है तो औरतों की भी इंटरेस्ट में यही है कि मर्द भी अपने रोल्स को जरा सॉफन करना शुरू करें, और औरतों और मर्दों को मिलके ये ट्राई करना है कि मर्द भी अपने रोल्स में फ्लूइडिटी लेके आए, फ्रीडम लेके आए, औरतें भी अपने रोल्स में सॉफन, रिजिड जो डिविजन्स, रिजिड डेफिनेशंस थी, औरतें भी करें मर्द भी करें, तो दोनों के लिए स्पेस बढ़ेगी। Softer men who are not necessarily softer, with more options, with more freedoms, with more choices. अगर वो होंगे तो औरतों की जिंदगी भी बेहतर हो in the long run. अब हमें शिकार करने नहीं उसको भेजना, तो we don't need to keep encouraging those kinds of traits. आज की दुनिया में आगे चढ़ जाना और तलवार निकाल के और सबसे आगे निकल जाना और प्रमोशन, आजकल और तरह से चीजें होती हैं। ओके, आई एम एग्जैजरेटिंग, स्टिल कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी कट थ्रोट किस्म का, लेकिन वन कैन सर्वाइव क्वाइट वेल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कि उनके रिलेशनशिप्स में फिर काम आए, उस तरह की ट्रेट्स। साथ साथ इकोनॉमिक वेलबींग भी हो, लेकिन साथ साथ रिलेशनशिप्स भी हो, साथ साथ सॉफ्टनेस हो, साथ साथ क्रिएटिविटी हो, पैशन हो, हार्ट कनेक्शन हो, फिर जमती है बात। उनके अपने लिए भी, उनकी बेटियों के लिए भी, उनकी बीवियों के लिए भी, उनके बेटों के लिए भी। सर एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एक को, पूरी सोसाइटी को फायदा है, हमें मिल के फ्री होना है। सर एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, women, patriarchy hurts men and women, और जब हम उससे बाहर निकलेंगे उसका फायदा औरतों को भी है, उसका फायदा मर्दों को भी है। जी, आपका औसत सवाल। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था सर, so जैसे आपने बोला women had worked a lot to come and gain that space which was earlier not given to them. So of course women ने fight किया, there had been lots of trainings, awareness sessions and everything. लेकिन एक चीज जो नहीं देखने में मिलती है, चाहे I have been in corporate for 30 years, so women के अराउंड बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, women को अपने आप को प्रूव करने के लिए अलग से एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, उनके अपने नेटवर्क ग्रुप्स होंगे, उनको प्रूव करने के लिए टू रेज देम अप इन द हायरार्की दे विल हैव टू टेक ऑन एडिशनल प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर चाहे वो एक टिम हॉर्टन पे काम करने वाली लेडी क्यों ना हो, या कहीं पे एक कॉर्पोरेट में काम करने वाली हाई परफॉर्मर मैनेजमेंट प्रोफेशनली क्यों ना हो, या टेक्निकल प्रोफेशनली क्यों ना हो, लेकिन जो मेन है, आई हैव नॉट सीन एनी सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, मूवमेंट्स हैपनिंग फॉर मेन।
why? हाँ। Why do you feel is we have this in our society? ओके, इसका मैं सर्फिस वाला भी आंसर दे सकता हूँ, एक्टिविस्ट वाला भी और साइकोलॉजिकल वाला, क्योंकि बहुत लेवल्स पे ये चीज है। एक तो लास्ट से शुरू करते हैं, आप साइकोलॉजिकल बताइए। डेफिनेटली मैं भी चाहूंगा, इसका मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट वाला भी आंसर दे सकता हूँ। पता है क्या, एक तो ये कि मर्दों ने, जैसे मैं कह रहा हूँ, खुद अभी रियलाइज भी नहीं किया कि हमारे अंदर गैप्स और हम उसकी क्या कीमत पे करे हैं। जब आप बात शुरू करो ना किसी से, तो आपको 10-15 मिनट में यू कैन मेक देम रियलाइज कि हमारे कितने गैप्स आ गए लाइफ में। लेकिन इन जनरल हम लोग इस पे डिस्कशन सोसाइटली सोशली नहीं हुई, तो वो है अभी तक ना रिकग्नाइज्ड गैप नहीं है। जब रिकग्नाइज हो जाता है, एक्नॉलेज हो जाता है, फिर जैसा औरतों के हवाले से हुआ, और बहुत औरतों ने बहुत मेहनत की, तो मर्दों के हवाले से नहीं है, उनको खुद रियलाइज नहीं होता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट, वो कहते हैं कि हाँ जी इनको सारा कुछ मिलता रहा है, अब जेंडर की बात हुई, वो कहते हैं ये भी मर्दों के हवाले से, एंड वन सेज कि नहीं, इट्स नॉट कि मुझे कुछ मिल जाए, पूरी सोसाइटी इससे फायदा होगा, एवरीवन बेनिफिट्स। बल्कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मेरा दिल करता है औरतों के साथ करने की जगह मर्दों के साथ उतना ही एफर्ट करें, तो शायद औरतों की जिंदगियां कहीं बेहतर हो जाए। मसला औरतों के साथ कम होता है, मर्दों के साथ ज्यादा होता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कंट्रोल करनी है। बहरहाल एक तो वो है, दूसरा आई थिंक क्योंकि इतना ज्यादा अभी इसके जो एक्टिविस्ट वाले वो उसका फर्क एंगल है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस थी कि मर्दों को फॉर देम टू वर्क ऑन देयर इश्यूज। तो जिसमें मैं जिस तरह काम शुरू किया ना, जो मैं कह रहा था वायलेंट मैन के साथ, तो वो इट वाज अ बैटर्ड वुमेन अल्टरनेटिव्स, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी कैलिफोर्निया में, उनके साथ, तो वो औरतों की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बैटर्ड वुमेन, उसका एक छोटा सा प्रोग्राम था, मेंस प्रोग्राम, जिसके लिए मैं काम कर रहा था। तो हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने सिर्फ वायलेंस से रिलेटेड काम करना है, उसके अलावा उनके पर्सनल इश्यूज नहीं ओपन करने। दिस इज नॉट अ काउंसलिंग सर्विस फॉर मेन, इट्स अ काउंसलिंग सर्विस टू जस्ट गेट देम टू कंट्रोल देयर वायलेंस। उनका आपने मारपीट तशद्दुद को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उन एरियाज के लिए आपने काउंसलिंग नहीं शुरू कर देनी। वुमेन प्रोग्राम में प्रॉपर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स थे, मर्दों के लिए सिर्फ वायलेंस को रोकने के और एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सब लोग, कि आपने इससे ज्यादा, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर मेन, इट्स अ प्रोग्राम फॉर मेन टू हेल्प वुमेन। तो उसके पीछे ये मैं जरा सा एक्सट्रीम वाला उसको करके कह रहा हूँ, उसकी सटल देवर अदर रीजंस फॉर इट, देयर वर गुड रीजंस फॉर इट आल्सो। लेकिन मुझे याद है 30 साल पहले मैं मर्दों की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाह रहा था, बड़ा मेरा दिल था, इस्लामाबाद में रंजन के नाम से। तो बल्कि सायरा से मैं बात कर रहा था, फयाज बाकर जानते हैं सारा को, फरानाज की बहन, तो उन्होंने कहा बस फिर आगे मर्द, जो हमारे पैसे थोड़ा सा जेंडर के होते हैं, अब मर्दों की ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगी, ये इतने हमारे अभी क्रिटिकल चीजें, इसको औरतों के लिए रहने दो, जेंडर फंड्स को। तो मैं इतने साल और काम करता रहा, फिर मेरा बड़ा दिल करता है कि कभी मैं अगर वापस जा सकूं तो 35 साल पहले, 30 साल पहले जाके मैं वो वाला काम शुरू करूं, वो कहीं ज्यादा मीनिंगफुल होता। उसकी नीड कहीं ज्यादा थी। मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में बहुत सेंट्रली इन्वॉल्व रहा और चीजों में, लेकिन अगर मैं फिर से कर सकूं ना चीजें, तो मैं वापस जाके रंजन चलाऊं। वो था दिल का काम जिसकी नीड कहीं ज्यादा थी। और मैंने ये अपने एक्टिविस्ट, और खुद भी एक्टिविस्ट होता था, मैंने कहा हाँ वाकई औरतों के इश्यूज पे फोकस औरतों को कहीं ज्यादा फायदा होता अगर मर्दों पे फोकस कर लिया होता तो। डॉक्टर कामरान, आपको पता है, मुझे कोई बता दे कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं 35 साल पहले तो नहीं जा सकती, लेकिन कह सकती हूँ फिर यही कुछ शुरू कर लेते हैं। कर ले 100 दफा कर ले, मरने से पहले कुछ तो कर जाओ। जी, फयाज पाकिस्तान सबा जी। अस्सलाम वालेकुम कामरान, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की आपने सब लोगों ने। तो बिल्कुल ही हमारी रोज की जिंदगियों से ताल्लुक है इन सब चीजों का। लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ जरा आपके जानना चाहता हूँ, क्योंकि बाप गुस्से के जरिए से जो बात बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं, माएँ वही नरमी से, प्यार से, बात एक ही होती है। अगर बाप से बच्चा डांट खाए और
मुंह बसोरे तो माँ कहती नहीं नहीं पुत्र ठीक है, प्यो तेरा ठीक ही कहता है, वो उसे बनाने की कोशिश करती। बजायर वो नहीं है, लेकिन एक है ये, आप इसे कह सकते हैं कि ये जबिलत की सतह पर या हमारी एनिमल लेवल पे है कि हमें कोई चीज अच्छी लगी बुरी लगी उसके जरिए से हम चीजें सीख रहे हैं। हाँ जी। पसंद है ना। एक है इससे ऊपर उठ के अकल के जरिए से गुंजाइश पैदा करना कि हम इससे ऊपर उठ के कि बाप गुस्सा करता है, माँ प्यार करती है, उससे हट के मेरी अकल मुझे क्या बताती है, मेरे लिए जिंदगी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे माँ से तल्लुक कैसा है, बाप का कैसा है, क्या उसके लिए आप समझते हैं कि गुंजाइश पैदा हो रही है कि बजाय हम रांझन जो है असल में वो रांझन भी अक्ल की बात है, वो गुस्से और प्यार से उठ के जो है ना, जो किसे हम कहते हैं कड़वाहट से और मिठास से ऊपर उठ के, तो वो गुंजाइश कहाँ से पैदा होती है? हाँ, मिल के जी। तो अगर आप वो ह्यूमन साइकी को देखें तो सारे ही पोटेंशियल्स हैं। इमोशनल एक साइड है हमारी जिंदगियों की, इंटेलेक्चुअल एक साइड है, हमें उसको भी आगे करना है, और इंटेलेक्चुअल उसके भी बड़े गैप्स हैं, मेजर गैप्स। मैं जब पाकिस्तान का एनालिसिस करता हूँ तो बहुत सारे गैप्स नजर आते हैं बीच साउथ एशियन सोसाइटीज के। हमें उसको भी करना है। कई दफा उन चीजों के रास्ते में भी रिप्रेस्ड इमोशन जो है वो आपको बहुत चीजों के रास्ते में आता है, और इंटेलेक्ट उसमें से एक है। जब आपका एग्रेशन जब वो दबा हुआ होगा, जब आपकी सेक्सुअलिटी दबी हुई होगी और सिर्फ उसका एक्सप्रेशन नेगेटिव ही होगा, तो वो बाकी चीजों को भी खा जाता है जी। तो हमें ग्रो, जब मैं जो मैं कर रहा था ये, सॉरी मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ सिर्फ। हमारे शायर हैं माधुलाल हुसैन लाहौर के, उनकी बहुत खूबसूरत एक लाइन है, मैं इस आपकी बात में को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूँ कि हाथी इश्क महावत रांझा आंकस दे दे होड़िए, कि जो पैशन है, जो जज्बा है वो तो हाथी की तरह से है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से चलाना है तो रांझे जैसा महावत चाहिए, जो उसको काबू में रखे और किस तरफ उसे लेके जाए। बस मैं ये कहना चाहता था कि वो महावत की तरफ कैसे जा। और जो रांझन है ना, जो उसको कंट्रोल करके जो हमारी जो एनर्जीज पावर्स हैं, उसका इंटेलेक्चुअली भी वो होना चाहिए। उसको कहाँ पे इमोशन को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे बाहर लाना है, कहाँ पे उसको यूज करना है, कहाँ पे उसको चैनल करना है। हमारा जब इमोशन भी दबा के रखते हैं ना तो वो खत्म नहीं हो जाता, वो फिर उसका अनकंट्रोल्ड वायलेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन होता है। चाहे वो ब्लास्फेमी लॉ के लिए निकले, चाहे वो जब वो होता है ना डैम में क्रैक आता है तो फिर वो फटता है डैम। तो हमें उसको साथ साथ, ताकि इमोशनल आपका फ्री कंफर्टेबल हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हो, ताकि आप जहाँ पे इंटेलेक्ट की बात है तो इंटेलेक्ट की कर सकें, जहाँ पे इमोशन है अगर वो सही जगह निकल जाएगा तो बाकी लाइफ को नहीं खराब करेगा, रिलेशनशिप्स को नहीं खराब करेगा। एंगर का सही एक्सप्रेशन क्या है? मकसद दबाना भी नहीं है, मकसद है कि निकले, इट्स हेल्दी, इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन कहाँ निकले, किस तरह निकले, इमोशन कहाँ निकले, किस तरह निकले, डीपर कैसे जाएं, कनेक्ट कैसे करें, और फिर ताकि स्पेस बाकी की जो बचेगी उसमें इंटेलेक्ट को भी थोड़ा सा हवा पानी मिल जाए खुशबू भी आगे फूल जाए, तो हमें मिल के पूरी पर्सनैलिटी को ग्रो कर। रंजन में मैंने सारे एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, असर्टिवनेस, एग्रेशन, पैसिव क्या होता है, सारी चीजों के इतने अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाए थे। सारी उम्र में और काम करता रह गया, वो पीछे रह गया ताकि हम वुमेन पे फोकस कर सकें इसलिए उन कामों को छोड़ दिया जी रस्मा। प्रभा जी। हाँ, मैं आपकी बातें बहुत गौर से सुन रही हूँ और सब लोगों की बातें बहुत गौर से सुन रही हूँ। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी ही जिंदगी के हिसाब से कह रही हूँ, बुक तो मैंने सर से पढ़ी नहीं है आपकी, जिससे आप छत से नीचे आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता है। जैसे मेरे पापा थे, मेरे पापा संडे को उनको हिदायत थी
उन्होंने हम सबको हिदायत दे रखी थी एक ही टेबल पे बैठ के रात को खाना खाना है। कोई कहाँ पे भी रहता है, कैसे भी रहता है, पर संडे को रात को एक ही टेबल पे बैठना है खाना। मम्मी को बता देते थे ये खाना बनना है, चलो वो उनका ऑर्डर हो गया। उसके बाद पापा अपने पूरे कोई भी बात छेड़ते थे, कोई भी सेंसिबल बात छेड़ते थे और उस टॉपिक पे बोलते थे। और ज्यादातर कभी कभी अपने खानदान के बारे में भी बताते थे, हम यहाँ से आए हैं, हम वहां से आए हैं, हम इससे कनेक्टेड है, हम उससे कनेक्टेड है, फलाना ढिमकाना। हमको खूब नॉलेज देते थे और ऐसा लगता था हम लोग इंतजार करते थे उस पल का कि पापा आएंगे तो वो हमें सुनाएंगे। और फिर हम बीच बीच में अपने क्वेश्चन भी पूछते थे, ऐसा कैसे हो गया, फिर आपने क्या करा, फिर आपने क्या करा। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो इस तरह से आप सच से नीचे आ सकते हैं। वो थी उस जमाने की बात। उस तब जमाने की बात है। अभी की बात जो अभी हमारे साथ होता है, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जो मेरा देवर है या हमारी फैमिली है, हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि संडे को ही सब लोग होते हैं, नहीं तो सभी लोग बड़े हो गए, सब लोगों के अपने अपने काम है, किसी को समय नहीं। संडे को, वहां तो सैटरडेज तो होते ही नहीं ना इंडिया में। संडे को आप लोगों को एक हस्बैंड और वाइफ मिलके एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं और बोलते हैं संडे को हमने इस टॉपिक पे बोलना है। और फिर कोई कहाँ से भी लेकर आए थे, गूगल से लेकर आए थे, किताबों से पढ़े थे, अपनी नॉलेज इस्तेमाल कर ले, स्कूलों की पढ़ाई इस्तेमाल करे, इस टॉपिक से इधर और उधर नहीं जाना। इट इज अ गेम ऑल्सो, इट्स नॉलेज। और गेट टुगेदर फैमिली हो जाते हैं, खाना तो वही बनेगा जो बन रहा है घर में, वो भी डिसाइड हो जाता है खाना बनेगा। वेरी वेरी हेल्दी डिस्कशन। एक तो सब लोगों को, छोटे से छोटे बच्चे को, चौथी का बच्चा भी जरूर शामिल होगा, एक बड़ा से बड़ा भी भाई, उसे कितना भी डॉक्टर हो कुछ हो, वो भी शामिल होगा। टॉपिक वही छोटा सा ही होगा। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आपकी सजेशन, प्यारी बात कि भले नॉलेज के हवाले से, डिस्कशंस के हवाले से, लेकिन इकट्ठे टाइम गुजारना शुरू। बिल्कुल नॉलेज के मर्दों का वाय तो वो होता है कि इकट्ठे बैठ के उनसे आप सीखते थे, कितनी चीजें आपने सीखी, उनसे सवाल करते थे कि फिर ऐसे कैसे होता है बारे में। तो भले नॉलेज के हद तक उसमें इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा इमोशन चला जाता है। मैं तो कहता हूँ उसके अलावा भी थोड़ा, एक तो होता है ना कि मर्दों से सीखें भी, वो तो सिखाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ उसके अलावा भी उनको जप्पी मार के उन्हें कहें कि आप आज जरा परेशान परेशान लग रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ। इसी बात है भी, पर बहुत अच्छा है, उसी के थ्रू कनेक्शन तो बने ना जो आप कह रही हैं। बिल्कुल सही, इंटेलेक्ट के थ्रू ही बना ले। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अच्छा, ये अशी देखी देखी लग रही है ना? देखी देखी लग रही है, हाँ। अच्छा, तो रैप अप करना? बिल्कुल रैप अप करते हैं। टाइम से ज्यादा हो गया और हमने कहा क्योंकि फ्लो में और सब एंगेज है तो हम रिमाइंड नहीं कराते कि 6 o'clock होने वाले, यू हैव 5 minutes मोर। ऐसी हेल्दी डिस्कशंस जो है वो होनी चाहिए। ये तो गपशप है ना, हाँ, कोई काम तो नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम पे खत्म करें। जी हाँ। पर हमें अपनी जिंदगियां डीपन करनी है, इमोशंस के साथ कनेक्शन बनाना है, इंसानी रिश्तों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और अपने इर्द गिर्द के जो मर्द हैं उनको भी स्पेस देनी है। उससे अगर हम में से जो औरतें हैं उनकी लाइफ भी बेहतर होंगी और मर्दों की लाइफ भी जरा जरा बेहतर हो जाएंगी। ठीक है ना? cool ओके। A pleasure talking to you all. Thank you so much। और मैं चाहूंगी कि इसके एंड पे जोसेफिन आप अपना प्रोजेक्ट शेयर करो कि हाउ मॉल्स एंड वुमेन काउंसिल कैन support your project because this is related with the topic. बिल्कुल। Mic on. Good. It always happens. Thank you so much. So can I share my screen just to give a context? I'm not going to go through a big slideshow and all, just. If Sobia can give you permission for co-host. Yes, please. एक screen, अच्छा? Thank you so much. Outline तो मैं बताओ ना? Still, I'm not able to share. Sobia? जी, just Sobia आपको permission देनी होगी। जी, just a second. Thank you.
थोड़ी परमिंदर की हेल्प चाहिए होगी मुझे उसमें यहाँ। परमिंदर शायद इसका ही इज अवे आई थिंक। तो अच्छा जोसेफिन, वैसे हमें थोड़ा सा हम ज़बानी उसको बताओ। शेयर कर देंगे। सोबिया Yeah. सिक्योरिटी में जाके, सोबिया जी। सिक्योरिटी में जाके उन्हें आप परमिशन दे दे। नीचे जो लाइन में चीजें लिखी है ना, हाँ सिक्योरिटी है। उसमें सिक्योरिटी पे क्लिक करें तो ऊपर आ जाएगा कि गिव परमिशन टू शेयर स्क्रीन। हेलो बाची। That's जी। It was such a wonderful session. no. I'm so glad that you all got a chance to come to Malton Women Council and hear Dr. Yes. Kamran at this platform. Very Thank strong you women so है हमारे much. साथ यहाँ। हाँ Thank you for organizing it. Such a pleasure. Yeah, I think that's fine. So I can just go ahead and share. So I come to this like to tell about myself a little bit. I'm a nurse. I'm from India and I am a new immigrant. Yeah, I think now I do. No, disabled. That's fine. I can see the screen. Yes. So I'm an immigrant and I just came to Canada in 2015 and it's my passion to do my higher studies. And that's why, and I'm a perinatal nurse. I'm a lactation consultant. So my positionality, why am I interested in fathering and fatherhood? It comes from my father. As Dr. Kamran was mentioning, my father was a strict disciplinarian. A caregiver until date, he never gets his own footwear, he never gets his own clothing. It's us children, we have 3 doctors, we have 2 nurses, an engineer, we are 6 in my family. Till date, we get clothes for our fathers, only then he wears a new dress. Whereas my mother, every occasion there is a sari. Every occasion there is a jewelry, but who provides? My father provides, right? Or all of us. So he's a strict disciplinarian, but I am here only because of him. I am an achiever. My education, all of us are highly educated. So he's proud of it, but still he runs a cattle farm. He works in the cattle farm along with the workers. Okay, he's still, if you look at him, he's a MPhil holder. He will look like a common worker, right? Coming to my husband, he's a very much involved father. There is nothing we do without I do without my husband. He takes care of everything, the kitchen or the finances, everything is a share. The reason I am an educated person, I work outside, but we work together inside. So this is an integrative father. I'm looking at my nephew. My son is still there in university. He's out. My nephew, he lives in an extended family where our South Asian culture, we are extended families. He is a new father, highly educated, but he lives with his parents. He wants to be involved with his wife, take care of his family, take care of his children, newborns, but his parents, especially the mother, sister, do not allow it. Beta, you stay there. My child, you don't touch. This is not your work, right? We will do the diapering. You stay away, right? So he wants to be involved, but there is a gatekeeping, especially the women folk in the family, women folk in the culture. So maternal gatekeeping. So these observations, when I came to Canada as a lactation consultant, I see different generation of fathers, mostly the new generation. And we have nuclear families as immigrants. Most of them are nuclear families. Coming to North American culture, we are nuclear families. Although we live with parents, sometimes we are outside. Now the new generation say, we don't want any mother-in-law, sister-in-law beside us. We want to take care of ourselves. But where is the support for the fathers? What the mother says, we do. But as a health care professional, I see fathers are not involved, especially during pregnancy, during childbirth, during postpartum. The focus is mostly on the mother and child. Why not? Because that is what it is. Mothers are delivering the baby. The physical work is there. The biological work is there.
But so the concentration, especially during this period, is on mothers. Fathers are marginalized. They are pushed out. They're not at all involved. I have still great struggle in fighting to have fathers attend the breastfeeding classes. They say, why this father has to be there? But the value of having that father listen to, mostly if the fathers listen to, they will do more. They are not aware. They are not acknowledged. They don't know what they want. Mental health of fathers is equally paralleling. 1 in 10 fathers have mental health. 1 in 10 fathers, 2 in 10 fathers have mental health problems during pregnancy, childbirth, postpartum, and compared to 1 in 10 mothers. So 50% chances. So जोसेफिन, what आपको I जरा सा आपको मैं इंटरप्ट करूं, सॉरी। ये जो है ना इन्वॉल्वमेंट, मर्दों की इन्वॉल्वमेंट कि वो चाइल्ड बर्थ में और चाइल्ड रेयरिंग में वो बच्चे के लिए भी बहुत अहम है, वो उन मर्दों के लिए भी बहुत अहम है, खुद उनके लिए भी। बच्चों से कहीं ज्यादा वो खुद उन मर्दों के लिए जरूरी है कि वो इवन चाइल्ड बर्थ में कई दफा मुझे रिमेम्बर कि वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनका यहाँ पे क्या काम है, ये तो औरतों का, तो मर्दों का यहाँ पे। मैंने कहा जी मर्द नहीं, मैं इसका मियाँ हूँ, बीवी है मेरी, तो बच्चा कहाँ से आ गया, तो मुझे तो देख लेने देना, इट्स राइट, इट्स अबाउट अ चाइल्ड बर्थ। लेकिन दे डोंट अलाउ, अ लॉट ऑफ प्लेसेस स्टिल डोंट अलाउ मेन। और फिर जब अंदर चला गया तो नर्स ने कहा कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और बेशर्मी की बात है कि इस तरह। सो उनकी बर्थ से लेके मर्दों को हर स्टेज पे इन्वॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फादर्स देमसेल्व्स, ताकि ना वो ह्यूमन साइड आपका कनेक्शन और तरह का बनता है जब आप उनकी रेयरिंग में साथ हेल्प करें। वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। So that's why my study, I am planning to listen to fathers, provide a voice to the fathers, to ask them, how did you feel during the pregnancy? How did you feel during the childbirth? How did you feel? What is your experience? To listen to their stories. And also ask the mothers, what do you think about the fathers during this period? What was happening? What is your expectation? So this is my project. Now I've started data collection, and this is what I'm going to bring about and start a fatherhood program, especially in South Asian culture. So I'm following the research things, which I don't want to share here, which I want to keep it very simple. So starting with Indian fathers because of my positionality and because of the time limit to complete my PhD, but my main focus is community partnership to involve fathers and create a fathering program. So that is my little bit of what I'm doing. Thank you for the opportunity. Good. Very good. Very needed. Thank you, Josephine. Thank you. Thank you, Dr. Kamran. Thank you so much for all the participants. Thank you to all. Thank you.